हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मैं प्रियांशु और यूपीएससी ऐसे राइटिंग के लिए हमारी ये स्पेशल डिस्कशन है। इसका पहला पार्ट आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। ऐसे राइटिंग से रिलेटेड हमारी जो वीडियो लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा कि ऐसे राइटिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे करते हैं, ऐसे राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, फ्रेमिंग में क्या क्या टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने डिटेल में जाकर समझा कि ऐसे का फ्रेमवर्क वगैरह कैसे तैयार किया जाता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल try to understand the various types of essays which can appear in the UPSC examination or which has been appearing in the UPSC examination। जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर से जाकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ऐसे पेपर में टॉपिक दे रहा है, उसकी समझ होनी एक अच्छे ऐसे के लिए तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उस तरीके के ऐसे के लिए, या आप आगे सोच सकते हैं कि कैसा ऐसे पूछा जा सकता है, तो फिर आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, है ना। आप उस तरीके से अपने तैयारी के भी दृष्टिकोण को रखते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग एरियाज में यूपीएससी ने क्वेश्चन आपको ऐसे टॉपिक्स पूछे हैं और क्या क्या आगे उससे पूछा जा सकता है। अब जैसे हम बात करें, पहले एक फेवरेट सेक्टर जो सोशियो कल्चरल एसे का है, वो हमेशा से यूपीएससी का रहा है। सोशियो कल्चरल एसेज के रिस्पेक्ट में सामाजिक सांस्कृतिक जो आपके महत्वपूर्ण वैसे मुद्दे हैं उनको लेकर, या महत्वपूर्ण ऐसे विषय हैं। तो सोसाइटी में आप ये देखेंगे कि सोसाइटी और कल्चर अगर हम इसको एक साथ लेके चलें, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर इंटर रिलेटेड है, एंड सोसाइटी इज impacted by culture, society builds culture, and culture in fact it has its own influence on society। ठीक है, तो सोसाइटी में जो फोकस रहता है, सोसाइटी में जो फोकस रहता है यूपीएससी का, वो किस तरीके के टॉपिक्स पे रहता है, मैं आपको आगे वो सभी टॉपिक्स इंट्रोड्यूस भी करूंगा। तो विमेन से रिलेटेड इश्यूज को लेकर, महिला संबंधित मुद्दों को लेकर, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, विमेन के डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, भेदभाव से रिलेटेड, जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक हो, ओके। तो सोसाइटी में आपको विमेन, और हो सकता है कि आने वाले समय में थर्ड जेंडर से भी क्वेश्चन पूछे जाएं, थर्ड जेंडर से भी, है ना। तो प्रोस्पेक्टिव एरियाज को भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। सो प्रोस्पेक्टिव एरियाज इन दी सोशियो कल्चरल डोमेन कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू दी थर्ड जेंडर ऑल्सो, थर्ड जेंडर और एलजीबीटीक्यू, है ना, LGBTQIA+, ओके। तो ये सब इसमें नए आपको प्रोस्पेक्टिव एरियाज आ सकते हैं। अच्छा, विमेन के रिस्पेक्ट में उनके सोशल एम्पावरमेंट को लेकर, उनके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को लेकर, है ना, इस तरीके से आपको प्रश्न आए भी हैं और आगे भी हम इस एरिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे टॉपिक अपीयर होंगे। अच्छा, तो अगर जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड या विमेन इश्यूज से रिलेटेड कोई ऐसे टॉपिक आता है, तो हम लोगों को उसमें क्या अप्रोच रखना होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, सो लेट अस सी issues related to the essay topics related to women. Now you can see in the year 2017 UPSC has asked a particular statement based topic, you know, it is fulfillment of new women in India is a myth। so in 2017 ये क्वेश्चन आपसे ऐसे टॉपिक पूछा गया था, that comes under the socio cultural topic, fulfillment of new women in India is a myth। Now you see in 2020 again the theme of gender equality appears in the form of gender inequality appears in the form of patriarchy। So patriarchy is the least noticed, yet the most significant structure, of social inequality। Now this is directly related to gender inequality। Now again in the year 2021, the hand that rocks the cradle rules the world। So who rocks the cradle? Cradle मतलब पालना होता है, तो पालना को कौन झुलाता है? Traditionally the role is for women। So in a traditional society, so the basic idea is that the role of women in society, है ना, the hand that rocks the cradle rules the world। So these type of areas which is related to gender identity, okay, however it can be interpreted in वेरियस वेज, हम इसे कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद तो अगर हम देखें, सो इट इज अ रिकरेंट थीम, इट इज अ रिकरेंट थीम. सो with respect to these type of topics, obviously if you talk about these type of topics, so while dealing with socio-cultural essays, your approach should be obviously progressive. आपका जो अप्रोच है वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, प्रोग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए, प्रगतिशील अप्रोच होना चाहिए. संवैधानिक अधिकारों के दायरे में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दिए गए हैं विमेन को या फिर समाज के अन्य जो वीकर सेक्शंस हैं उनके रिस्पेक्ट में आपका जो अप्रोच इन एसेज में हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए. अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो वेरियस इश्यूज हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से विकसित करनी है कि अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी निबंध आता है तो महिला संबंधित लैंगिक मुद्दे क्या क्या हैं, कहां पर उन्हें स्पेसिफिकली असमानता का सामना करना पड़ता है, कहां पर उन्हें महिला होने के कारण विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, महिलाओं के रिस्पेक्ट में क्या कोई नए विचार, महिलाओं के रिस्पेक्ट में क्या कोई नए विचार सामने आ रहे हैं. जैसे कि हम लोग इस ऐसे की बात करें पर्टिकुलरली 2017 में फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन. नाउ दिस टर्म न्यू वुमेन इज अ टर्म ऑफन यूज्ड इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट, है ना. तो जो नारीवादी आंदोलन है, नारीवादी जो अभियान या कैंपेन है या नारीवादी विचारधारा है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ. न्यू वुमेन एक स्पेसिफिक टर्म है. तो इस तरीके के टर्म्स को आपको जब भी तैयारी आप करें तो उसका आप अध्ययन अवश्य करें, उसकी मीनिंग को आप समझने का प्रयास करें. उसी तरीके से जो स्टैटिक टर्म्स हैं लाइक पैट्रियार्की, हम सभी आए गए दिन पैट्रियार्की की बात करते हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करते हैं, पर एक्चुअली स्पेसिफिक आइडिया पैट्रियार्की का है ना, पैट्री एंड आर्की, द रूल ऑफ द मेल हेड इन द हाउसहोल्ड, so that is patriarchy. So this type of ideas you must have in your mind. Likewise, what is a new woman? So the role of a traditional woman in a conservative society. तो हम कह सकते हैं ना कि पुराने समय में जो महिलाओं का एक पारंपरिक रोल रहा है परिवार में, टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, चाइल्ड बेयरिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना, तो एंड टू फॉलो द मेल हेड ऑफ द फैमिली. अब न्यू वुमेन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ न्यू वुमेन इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन who is an autonomous being, who is an autonomous individual. न्यू वुमेन का अर्थ क्या हुआ, जो कि कंजर्वेटिव आइडेंटिटी जिसकी नहीं है. न्यू वुमेन का अर्थ हुआ जो कि जिसकी अपनी एक ऑटोनोमस आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. ओल्ड वुमेन की अगर हम बात करें, यहाँ पर आयु से संबंध नहीं है न्यू एंड ओल्ड का. अच्छा, आप मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी यू कैन से पास्ट वुमेन. तो जो पहले की महिलाएं थी तो उनका क्या था, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं था, वो ऑटोनोमस बीइंग की तरह काम नहीं कर सकती थी. समस्त उनके जो जीवन के फैसले हैं परिवार लेता था और समाज लेता था, है ना. उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, जीवन में कब शादी होगी, कितने आयु पे शादी होगी, है ना. तो इस तरीके से पूर्णतः महिलाएं क्या हुई कि वो पुरुषों पर निर्भर हो गई, परिवार पर निर्भर हो गई और समाज के जो बनाए गए कायदे कानून और नियम थे उसी दायरे में बंद कर वो जीती थी. सो दैट वाज अबाउट द ओल्ड वुमेन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द न्यू वुमेन, सो यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म, अदरवाइज हाउ विल यू राइट द एसे. आपको इस टर्म का स्पेसिफिक मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप पूरी एसे में क्या बात लिखेंगे. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हैव द क्लैरिटी ऑफ मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक टर्म्स. जो एरिया स्पेसिफिक टर्म्स हैं, old terms, traditional terms, static terms and new terms. So you must have the clear idea. जैसे new women के context में हम यदि बात करें, so let us have a brief discussion in the context of new women. New women would obviously be, as I told you, independent. Independent in what? Independent in both existence, independent in both existence and डिसीजन मेकिंग. पहले क्या है कि महिलाओं का अस्तित्व वो पुरुषों पर ही आधारित और निर्भर समझा जाता था. मैं एग्जिस्टेंस के कंटेक्स्ट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत और विश्व में भी कई ऐसी प्रथाएं थी जिसमें कि महिला का अस्तित्व पुरुषों के अस्तित्व के साथ समाप्त समझा जाता था. जैसे अगर मान लीजिए कि युद्ध में किसी का पति हार गया, तो पति के हार जाने के बाद महिलाएं क्या करती थी, अपने आप को जौहर की रीत थी, भारत में भी थी, अच्छा विश्व के दूसरी जगहों में
में भी थी। उसका आइडिया क्या था कि दे डोंट फॉल इन दी हैंड्स ऑफ दी परपेट्रेटर्स और दी इन्वेडर्स, एक ये तरीका हो गया। दूसरी बात क्या थी कि जैसे भारत में एक बहुत ही क्रूर प्रथा चली आ रही थी, सती प्रथा। तो जब मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उनकी विधवा को भी उनके चिता में साथ बैठकर अपने आप को आत्मदाह करना पड़ता था। यह सती प्रथा थी और इसके संबंध में कई सारी बातें हैं पक्ष विपक्ष में, उसके हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सो द आइडिया इज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वीमेन in the past that was completely linked to the existence of the man. अच्छा, now this new women, the term is independent existence, independent then decision making. पहले क्या था? Decision making that was done by the male member. So independence. अच्छा, दूसरी चीज है कि autonomy. अच्छा, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे अभी न्यू वुमेन के केस में अगर ऑटोनॉमी की बात करें तो पेरेंटिंग है ना, ऑटोनॉमी के केस में पेरेंटिंग, सिंगल मदर का कंसेप्ट, पहले सिंगल मदर का कोई कंसेप्ट नहीं था, है ना। दूसरी चीज लाइवलीहुड के अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें, लाइवलीहुड के कंटेक्स्ट में ऑटोनॉमी, पहले महिलाओं के लिए अपना कारोबार अपना धंधा चला पाना बहुत कठिन था, पर अगर हम आज के परिदृश्य में बात करें तो वो ऑटोनॉमी बढ़ी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, महिलाओं की पहचान। पहले महिलाओं की पहचान किस रूप में होती थी? किसी की पुत्री के रूप में, है ना। सो somebody's daughter, somebody's wife and then later on somebody's mother, ओके, इस तरीके से महिलाओं की पहचान थी। पर यदि हम न्यू वुमेन की बात करें तो उनकी सोशल आइडेंटिटी आज के टाइम पे दे आर अफर्मिंग एंड असर्टिंग देयर ओन आइडेंटिटी, एंड यू कैन see through that even after marriages the women they prefer to keep their जो उनके मायके का सरनेम है वो अभी भी उसको कैरी करने का एक ट्रेंड चला है। सो दे प्रेफर टू कीप देयर द नेटिव फैमिलीज सरनेम। तो इस तरीके से सोशल आइडेंटिटी को भी लेकर उसमें एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। नाउ सी जस्ट हैविंग अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दिस न्यू वुमेन। सो अदरवाइज यू डोंट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस न्यू वुमेन, सो हाउ कैन यू राइट? Okay, so the point was that be very clear with respect to the new terms, with respect to the conventional terms which are used very significantly, very frequently. Okay, fine. अच्छा, अब एक बात ये हो गई कि विमेन के बारे में हमने बात किया, उसी तरीके से आपको चिल्ड्रन के बारे में, है ना, एरियाज लाइक एजुकेशन एंड नॉट ओनली चिल्ड्रन एजुकेशन बट एजुकेशन इन जनरल। तो सोशल सेक्टर में आपको शिक्षा के क्षेत्र में दीज आर मेजर रिकरेंट थीम्स विच कीप अपीयरिंग इन दी यूपीएससी, शिक्षा को लेकर। अब जैसे यदि हम शिक्षा को लेकर बात करें, सी इन 2014 दिस हैज बीन आस्क्ड, 2014 literacy is growing very fast but there is no corresponding growth in education. Okay, so literacy is growing fast but there is no corresponding growth in education. तो शिक्षा में corresponding growth नहीं है. So now it puts a major question into limelight that though we are becoming literate but we are not becoming educated. Okay, so there is no corresponding growth in education. शिक्षा में समानांतर विकास या वृद्धि नहीं है. So for this type of message you must understand the meaning of the term education in its most holistic sense. You must understand, आपको इसमें शिक्षा का जो अर्थ है उसको मोस्ट होलिस्टिक सेंस में शिक्षा का अर्थ आपको पता होना चाहिए. तभी तो आप ये पूरा ऐसे लिख पाएंगे कि साक्षर होने में और शिक्षित होने में अंतर होता है. शिक्षित होना, साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों दो चीज है. अक्षर ज्ञान होना या गणित का ज्ञान होना, न्यूमरेसी स्किल्स होना, वो अपने आप में शिक्षित होना नहीं है. शिक्षित होना हमें सभ्य बनाता है, संस्कृत बनाता है ना, और हम में नैतिक मूल्यों का विकास करता है. जबकि अक्षर ज्ञान होना केवल हमें एक पर्टिकुलर स्किल के विषय में सक्षम बनाता है. सो द पॉइंट इज दैट in the socio-cultural essays, the importance of the meaning of terms and their maximum possible elaboration, that is important. तो दो चीजों का ध्यान रखना है सोशियो-कल्चरल एसेज में. सबसे पहली तो बात यह है कि आपको मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व्ड, दैट शुड बी वेरी क्लियर. मीनिंग ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व्ड in the widest possible manner, in the widest possible manner.
जो उसका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग हो सकता है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमें प्रोग्रेसिव एलिमेंट को लेकर चलना है ना। So just to give an example, and if you see through the previous year question papers which relates to the previous year question papers which relates to the social sector, what other kind of questions have been asked. So dreams we should not let India sleep. Now this is something a social goal or social objective for the nation, है ना। तो अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही वाइडर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। At times these type of essays may prove difficult, क्योंकि इनको सबसे पहले तो समझना कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होता है, और दूसरी चीज है कि इनका स्ट्रक्चरिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। सो इफ यू से दैट ड्रीम्स वी शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, इसका मतलब इंडिया एज ए नेशन की बात हो रही है ना। और नेशन में जब हम बात करें तो वो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में हम उसकी बात करते हैं, हालांकि उसमें सभी चीजें आती हैं, सुरक्षा भी आएगा, अर्थव्यवस्था भी आएगी, पर्यावरण भी आएगा, पर उसका जो एक परिवेश होगा वो सोशियो कल्चरल होगा। तो इस तरीके के जब ऐसे जाएं तो आपको यही ध्यान देना है कि आपको अपनी जो एम्बिट है उसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रखनी है, और ऐसे का जो विस्तार है उसको व्यापक रखना है। अच्छा, अब फिर देखिए 2016 में जो ऐसे टॉपिक आपको सोसाइटी से रिलेटेड रहा है, इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज इंडेंजर्ड। तो इसको लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इस टर्म को लेकर इंजेंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, किसी चीज को डीप रूटेड बनाना, और इसको आप जेंडर के भी कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट को हम इंजेंडर नहीं करते हैं, मीन्स इफ वी डोंट टेक इट अक्रॉस जेंडर सो इट विल बिकम इंडेंजर्ड। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। ओके, नाउ in 2018 the question is on a social issue, poverty. So this important thing is there, poverty anywhere is a threat to prosperity anywhere. So these concepts of poverty and prosperity, okay, these concepts of poverty and prosperity, okay, so it gives us an insight, it gives us an insight that in the socio cultural sector social issues also must be covered properly, social issues, and in this context the social issue of poverty has been asked. Poverty, earlier we saw that literacy है ना, जो सामाजिक मुद्दा है साक्षरता का, और यहाँ पर आपसे गरीबी पूछी गई है। तो अगेन मैं आपको वही बात कहूंगा कि गरीबी को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको समझना है। तो आप इस टाइप के ऐसे को कब लिख पाएंगे? तभी लिख पाएंगे जब आपको गरीबी के समक्ष में के संदर्भ में, निर्धनता के संदर्भ में सटीक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्लियर और प्रिसाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तभी आप उसको कर पाएंगे, है ना। नहीं तो पॉवर्टी को आप बहुत ही एक लिमिटेड डायमेंशन में, एक इकोनॉमिक डिप्रीवेशन के कंटेक्स्ट में समझेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो इस तरीके के सोशल इश्यूज हैं उनको भी आपको रेडी करना है। तो जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, कैसे डील करेंगे ऐसे एसेज को? जब आप इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, जो कि आपके जीएस पेपर 1 का भी हिस्सा है, और उसमें कई सारे आपको टॉपिक्स हैं सोसाइटी के रिलेशन में, तो उन टॉपिक्स को सबसे पहले तो कंसेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन कीजिए और साथ ही इशू बेस्ड प्रिपरेशन कीजिए। सोशियो कल्चरल एसेज अगर आपको लिखना है, अच्छा एसे लिखना है, तो आपको जो कंसेप्चुअल मीनिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, है ना। कंसेप्चुअल मीनिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो उस सेक्टर के रिलेटेड इश्यूज हैं, जो उस सेक्टर के रिलेटेड इश्यूज हैं, उसकी समझ बहुत शार्प होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए बात यहाँ पर क्या आती है कि कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि इशू बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, इशू बेस्ड, दोनों चीज। तो कंसेप्ट बेस्ड में आपको क्लैरिटी की बात लानी होगी, और इशू बेस्ड में आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसका जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है, मान लीजिए अगर महिलाओं के संदर्भ में पूछा गया है, तो महिलाओं की स्थिति विशेष क्षेत्रों में आज के समय में क्या है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है, ओवरऑल सेक्स रेशियो क्या है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स मस्ट बी एट योर फिंगर टिप्स, तभी आप एक अच्छा ऐसे बना पाएंगे, है ना। अच्छा, अब जैसे न्यू वीमेन की हम लोग बात कर रहे थे, तो न्यू वीमेन के केस में
मतलब पहले क्या था कि अनमैरिड विमेन का आइडिया एक अपने आप में बहुत अनथिंकेबल आइडिया था, अनमैरिड विमेन का जो सोसाइटी में खुद से रह सकती है। तो आज के डेट में ऑटोनॉमी में एक अनमैरिड विमेन का भी एक एक्सेप्टेंस समाज में धीरे धीरे आ रहा है। तो कितना परसेंटेज वैसे विमेन का है ना, ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो कितने परसेंट विमेन अनमैरिड है, अगर इस तरीके का डेटा सेट आपके पास है, सो इट मेक्स योर एसे ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव कंटेंट एज वेल एज सब्सटैंशिएटेड कंटेंट। तो इशू बेस्ड जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो डेटा सेट है वो आपका एकदम अपडेटेड होना चाहिए, वो आपका रेडी होना चाहिए, ठीक है। नाउ फर्दर टेकिंग cues from the previous year questions. Now it says in 2023 it has been asked, so a society that has more justice is a society that needs less charity. So these type of essay topics, they are much intersecting into various areas. So now it involves ethical questions of charity also, है ना, and the philosophical concept of justice also. So now it interconnects. So in society also you can find interconnecting topics like a society that has more justice, जिस समाज में अधिक न्याय होगा उस समाज में चैरिटी की कम आवश्यकता पड़ेगी. Now see, these type of topics, they include three intersecting areas. One is society, दूसरा है justice. तो justice एक सोशियो पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल आइडिया है. जस्टिस क्या है? जस्टिस एक फिलोसॉफिकल आइडिया भी है और दूसरी चीज कि यह एक सोशियो पॉलिटिकल आइडिया भी है, सोशियो पॉलिटिकल आइडिया भी. एट द सेम टाइम वी ऑल्सो टॉक अबाउट इकोनॉमिक जस्टिस, है ना. सो इट इज अ मच वाइडर कंसेप्ट. प्राइमरली इट इज अ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट. तीसरी बात क्या कहती है यहाँ पे? चैरिटी. तो चैरिटी क्या है? चैरिटी यू कैन टेक इन एथिकल एंड इकोनॉमिक सेंस. चैरिटी को आप एथिकल सेंस में ले सकते हो, चैरिटी फिलैंथ्रोपी, दान करना, है ना, और आप इसको इकोनॉमिक सेंस में भी ले सकते हो. सो देयर इज अ कंप्लीट चैरिटी इंडस्ट्री ऑल्सो. चैरिटी इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स फाउंडेशंस, ट्रस्ट, है ना. तो ये सभी जो कि सार्वजनिक रूप से धन का दान करते हैं लोगों के कल्याण के लिए. और चैरिटी इंडिविजुअल लेवल पे भी की जाती है, फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से चैरिटी की जाती है. अच्छा, तब देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि सोसाइटी में अब जो एक नया हमें इनसाइट सोशियो कल्चरल टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में देखने को मिलता है वो है इंटरसेक्टिंग टॉपिक्स का, जिसमें कि आपको जो एसे का बेस है वो भले ही सोसाइटी है पर उसमें आपसे डिफरेंट अदर इंटरसेक्टिंग एरियाज में जाकर एसे का टॉपिक पूछा गया है. सो वी कैन टेक द इनसाइट फ्रॉम हियर एंड इंक्लूड intersecting areas. So your preparation also should be focused on intersecting areas of society such as ethics, such as the philosophical concepts, है ना, इस तरीके से. अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि आपको एक तो ये जस्टिस का आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए. अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस. तो जस्टिस क्या? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, किस तरीके के जस्टिस की बात हो रही है ना, इसकी समझ हमको स्पष्ट रखनी है. तो आप इसका जितना वाइडर एम्बिट कर सकें एसे में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी सेक्टर का एसे हो, जितना वाइडर एम्बिट आप रखेंगे अपने कंसेप्ट का, उतना ज्यादा आपका एसे का जो उसका विस्तार होगा उतना ज्यादा संभव हो सकेगा, उतना ज्यादा डायमेंशंस आप उसके अंदर शामिल कर सकेंगे. तो यहाँ पर यदि हम जस्टिस की बात करें तो अपने मैक्सिमम पॉसिबल आइडिया को आपको सामने रखना है. ओवरऑल जस्टिस एज अ ह्यूमन वैल्यू, जस्टिस एज अ ह्यूमन वैल्यू, जस्टिस एज एन एथिकल वैल्यू, है ना, नॉट ओनली ह्यूमन वैल्यू बट ऑल्सो एथिकल वैल्यू. और सोसाइटी में यदि हम जस्टिस की बात करते हैं तो केवल लोगों के साथ न्याय नहीं, सोसाइटी के जितने कंपोनेंट हैं सबके साथ न्याय, लिविंग बींग्स के साथ भी, रिसोर्सेस के साथ भी जस्टिस की बात करनी है. अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस पढ़ के लगता है जैसे लोगों के लिए न्याय की बात हो रही है, क्योंकि समाज में हमारा प्राइमरी फोकस ह्यूमन पॉपुलेशन पे होता है. केवल ह्यूमन नहीं, ह्यूमन के साथ साथ अन्य भी जो प्रकार के जीव हैं उनके साथ भी, पर्यावरण, समाज में पर्यावरण भी तो है. क्या पर्यावरण समाज से बाहर है? नहीं है. तो पर्यावरणीय न्याय की भी बात यहाँ पर लानी है ना. जैव विविधता के दृष्टिकोण से पशु पक्षियों की आप देखिए संख्या में और उनकी प्रजातियों में लगातार गिरावट आ रही है.
कई प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं, तो क्या न्याय की बात है? तो जब आप लेख लिखें, निबंध लिखें, है ना, इस प्रकार के टॉपिक पर, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल एम्बिट हो उसको शामिल करें। अच्छा, so it was just a kind of insight that how you can think about the basic concepts or the key terms which are there in the essay topic. Achha, is a society that needs less charity. Now this idea of charity, as I told you, it is both an ethical and economic idea. और charity क्या होती है, कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर्मल चैरिटी हो गई, इनफॉर्मल चैरिटी हो गई, एक तो ये है। दूसरा है इंडिविजुअल चैरिटी है, इंडिविजुअल चैरिटी है ना, इंडिविजुअल चैरिटी है, ग्रुप चैरिटी है। दूसरी चीज ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशनल चैरिटी हो गई, वो हालांकि फॉर्मल इनफॉर्मल से वो जुड़ा है, बट नॉट एग्जैक्टली, दोनों में अंतर भी है। तीसरी चीज हो गई कि रिलीजियस चैरिटी और नॉन रिलीजियस और सेकुलर चैरिटी, है ना, रिलीजियस चैरिटी, नॉन रिलीजियस और secular charity. So there are various type of ways you can conceptualize the idea of charity. ठीक है, तो point is that prepare for these intersecting areas, prepare for these intersecting areas of essays and try to practice such kind of topics. या तो previous year questions उठा के आप बनाइए, या फिर जो आपको ऐसे कहीं topics मिलते हो पढ़ते समय, न्यूज़पेपर पढ़ते समय, है ना, इस तरीके के topics को लेकर आप practice कीजिए। अच्छा, नाउ रिसेंट फेनोमेना, द चेंजिंग ट्रेंड्स इन सोसाइटी, किस तरीके के टॉपिक पूछ रहा है 2024 में। देखिए बहुत स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है सोशियो कल्चरल एसेज में, दैट इज सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो की हम बात करते हैं, आज के डेट में युवा पीढ़ी इसका बहुत शिकार है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर ट्रेंड में शामिल होना है, इंस्टाग्राम पे कोई ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे कोई ट्रेंड चल रहा है, यूट्यूब पे कोई ट्रेंड चल रहा है, उसमें शामिल होना है, वीडियो बनाना है, रील बनाना है, अपनी फोटो पोस्ट करनी है। हर कोई घूमने जा रहा है तो मुझे भी घूमने जाना है। ओके, सो दिस द बेसिक आइडिया ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहीं ऐसा ना लगे कि आप मिस आउट कर रहे हैं, है ना। हर कोई मान लीजिए कि गर्मियों में पहाड़ों पे जा रहा है तो मैं भी जाऊं फोटो खिंचा के और अपना उसको सोशल मीडिया पे अपडेट करूं। नाउ दिस इज अ फेनोमेना, the recent changing social trend in the society. Now when you prepare for UPSC, essay paper, now you see here, when you prepare for UPSC essay paper, so these emerging social trends must be in your eyesight. उसको आपको अपनी नजर में रखना ही रखना है। अच्छा, ये भी आपको इंटरसेक्टिंग टॉपिक है, जैसे एक तो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ये डिप्रेशन और लोनलीनेस की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, डिप्रेशन और लोनलीनेस की बात कर रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, साइकोमेडिकल कंडीशन है ना। सो इट इज ए साइकोलॉजिकल कंडीशन which at times also requires medical intervention, and loneliness which requires social intervention. Now you see the intersection of areas, intersection of areas देखिए कितनी जबरदस्त है। और उसमें क्या किया है, एक रिसेंट इमर्जिंग टॉपिक के साथ उसको मर्ज करने का प्रयास किया है। सो द नेक्स्ट थिंग व्हाट इनसाइट वी गेट फ्रॉम हियर इज that when we focus, so there must be focus also along with intersecting areas on emerging issues, है ना, emerging issues। तो इशू बेस्ड जब तैयारी की बात आती है तो यहाँ पे आपको जो स्टैटिक इशूज हैं उनको तो ध्यान देना ही है, जो emerging issues हैं उनको भी आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। So this is the insight we get from the discussion of socio-cultural essays, and if I summarize it, so I will tell you that be very specific with respect to the socio-cultural aspects like women, children, and the third gender, elderly के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है in future, है ना, elderly population, senior citizens, उनके विषय में लेख पूछे जा सकते हैं। अच्छा, the attitude what must be kept, that must be progressive attitude, regressive attitude नहीं रखना है सोशियो कल्चरल ऐसे में। दूसरी चीज है कि सोशल इशूज की आपकी जो समझ है, जो तैयारी है, वो होलिस्टिक होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग एसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, इंटरसेक्टिंग एरियाज में अलग अलग, जैसे हमने अभी बात की कि आपसे जहां पर एथिकल क्वेश्चंस, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, इकोनॉमिक क्वेश्चंस, सोशल इशूज में वो डालकर पूछ रहे हैं, है ना, और साथ ही साइकोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशंस के साथ।
अच्छा, दूसरी चीज है कि इमर्जिंग इश्यूज को आपको ध्यान में रखना है। हम कैसे तैयारी करेंगे? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो सब्जेक्ट रिलेटेड या फील्ड रिलेटेड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, और उसका एम्बिट, उसका दायरा क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता हो। दूसरी चीज कि कंसेप्ट को तो बेहतर करना ही है, इशू को भी आपको रेडी करना है। हर क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको तैयार करना है। किस तरीके से? डेटा सेट को रेडी रखना है, जो स्टैटिक इशूज है उसकी तैयारी करनी है, और जो इमर्जिंग इशूज हैं उसको भी आपको साथ में ध्यान में लेके चलना है, जो इंपॉर्टेंट इशूज हैं, जो ट्रेंड में है खासकर। ठीक है, तो इस तरीके से सोशियो कल्चरल एसेज के रिस्पेक्ट में आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज की। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज की, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज में क्या पूछा जा सकता है या क्या पूछा गया है अभी तक? किस तरीके से ऐसे एसेज को हम डील करेंगे, है ना? तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए, आप GS2 में पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ते हैं। GS2 में क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ते हैं। ठीक, गवर्नेंस का कुछ पोर्शन आपको GS4 में भी है, एथिक्स इन गवर्नेंस का टॉपिक है, और उससे रिलेटेड आपको एथिकल एस्पेक्ट्स हैं, एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, तो GS2 और GS4 की होलिस्टिक तैयारी आपकी होनी चाहिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज को डील करने के लिए। जैसे सोशियो कल्चरल मैंने GS1 का रेफरेंस दिया था, तो ये सभी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, GS से भी और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी स्टडी से, है ना? वो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। तो GS2 और GS4 की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे आप, तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज लिखने का आपको बेस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दो कारण से। एक तो सबसे पहली बात की कंसेप्ट, तो जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट्स हैं, उसकी क्लैरिटी की बात होती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें फेडरलिज्म, है ना? मान लीजिए कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको फेडरलिज्म का मतलब पता होना चाहिए ना, संघवाद का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको फेडरलिज्म का मतलब पता नहीं है तो आप फेडरलिज्म पे ऐसे कैसे लिखेंगे? फेडरलिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको, मींस यू मस्ट हैव अ प्रॉपर स्टडी अबाउट द टर्म फेडरलिज्म। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दीज कांसेप्ट्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कांसेप्ट्स की यदि हम बात करें तो डेलीगेशन ऑफ पावर, मान लीजिए कि डेलीगेशन ऑफ पावर के रिस्पेक्ट में कोई ऐसे टॉपिक आ गया, है ना? डेलीगेशन ऑफ पावर के रिस्पेक्ट में in civil services. So this is very specific. You must have this idea of, you must have the idea of this particular concept used in administration. ठीक है, delegation of power. अच्छा, दूसरी जो important चीज है political and administrative essays में, and that thing in socio-cultural essays also. Okay, the important legislations. Let me add one more point here in the socio-cultural essays, that is important legislations. Important लेजिस्लेशंस, जो उस सेक्टर के इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना है। दैट पॉइंट आई मिस्ड एट दैट टाइम, सो लेट अस हैव अ इंपॉर्टेंट लुक ओवर ऑल द इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। जो भी महत्वपूर्ण कानून सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में पहले थे या अभी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उन सबको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज की हम बात कर रहे थे, तो कंसेप्ट का आपको बात समझ में आ गया। जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई अगर हिंट हमें मिले, तो देखिए 2016 में उन्होंने बात की है क्या चीज की? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 2016 में फिर से वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया। ओके, सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, और उसके बाद आपको डेमोक्रेसी की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है। ऑल दीज आर पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। ओके, फाइन, सो ऑल दीज आर पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। द टॉक अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस। तो जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही यदि हम लेके चलें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब मुझे बताइए कि इस ऐसे टॉपिक पर बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट को समझे आप क्या लिखेंगे? सोशल जस्टिस, जब तक आपको सामाजिक न्याय नहीं पता है ना,
सामाजिक न्याय नहीं पता है, redistribution of opportunity and resources in society in an equitable manner, that is social justice, सामाजिक न्याय, है ना. So social justice is about equal social status in the society, equal opportunities in the society, that is with respect to social status, justice. तो ये सभी आपको कंसेप्ट का मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. अच्छा, तीसरी बात जो पॉलिटिकल एंड द नेक्स्ट थिंग आफ्टर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज प्रोविजंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हाइल यू अटेम्प्ट political and administrative essays, the related provisions must be on your fingertips, like the constitutional provisions. These are very important. When you study polity, always keep in mind the main provisions, the main parts of the constitution, the main schedule of the constitution, okay, which schedule pertains to what, है ना. उसके बाद the important articles of the constitution, important articles of the constitution, important constitutional bodies, important constitutional बॉडीज, इन सब की हमें बात करनी है. ओके, ये सब हमारे दिमाग में होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा लीगल प्रोविजंस, व्हाट आर द प्रिवेलिंग लीगल प्रोविजंस फॉर अ पर्टिकुलर थिंग. अब जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें, वाटर डिस्प्यूट्स की बात हो रही है फेडरल इंडिया में, तो वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रोविजन है, क्या कोई बॉडी की बात है. कॉन्स्टिट्यूशन वाटर ट्राइब्यूनल्स का रेफरेंस देता है ना. वाटर ट्राइब्यूनल्स का देता है, और वाटर ट्राइब्यूनल्स इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करने की बात करता है. तो उन चीजों को हम अगर नहीं जानेंगे तो हम वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात कैसे करेंगे. रिवर वाटर शेयरिंग का क्या मैकेनिज्म है, उसको लेकर क्या प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या उसको लेकर एक स्ट्रक्चर है इंडिया में. सो विदाउट नोइंग दैट थिंग यू कैनॉट अटेम्प्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि the related provisions both constitutional and legal. And the third thing is with respect to international, है ना. तो जो अंतरराष्ट्रीय उसमें प्रोविजंस हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है. इंटरनेशनल प्रोविजंस एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आपको सजेशंस के काम में बहुत आते हैं. बेस्ट प्रैक्टिसेस, नेशनल एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है. अच्छा, अब एक बात तो हो गई कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे लिखने के लिए क्या जरूरी है, कंसेप्ट जरूरी है, प्रोविजंस जरूरी है ना. और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज लेटेस्ट डेवलपमेंट्स. क्योंकि जब भी आप पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे लिखते हैं तो उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है. क्या कोई नया अमेंडमेंट आ रहा है जिस फील्ड की बात की गई है. अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रिस्पेक्ट में क्या कोई अमेंडमेंट है. लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, अमेंडमेंट मतलब क्या कोई उसमें परिवर्तन लाया गया है ना. क्या कानूनी कोई बदलाव लाया गया है, कौन कौन से मुद्दे चलन में हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में, है ना. अभी जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में जीएसटी को देखा जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पर्टिकुलरली द बॉडी ऑफ जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, है ना. तो उस तरीके से आपके पास जो लेटेस्ट डेवलपमेंट में इश्यूज हैं, एग्जांपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ओके, एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स. अच्छा, और उसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है, प्रोविजंस के अलावा लेटेस्ट डेवलपमेंट की मैंने बात की, लेटेस्ट डेवलपमेंट में ही आप शामिल कर सकते हैं, और यू कैन टेक इट सेपरेटली ऑल्सो, लीगल ओपिनियन, लीगल और जुडिशियल ओपिनियन. जब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें आपको अथॉरिटेटिव ओपिनियन को कोट करना होता है, बिना उसके आपका ऐसे हॉलो लगेगा. जैसे कि उसके ऊपर जुडिशियरी का क्या राय है, जुडिशियरी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में क्या कहा है, और अगर कोई वैसा केस गया हो, एनी केस लॉ विच हैज बीन देयर इन द जुडिशियरी, कोई लैंडमार्क जजमेंट रहा है जुडिशियरी का, तो उन सब चीजों को आपको कोट करते हुए चलना है. नहीं तो फिर आपके ऐसे में वो वैल्यू एडिशन नहीं आ पाएगी. जैसे ना वाटर डिस्प्यूट्स की हमने बात की, तो सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर क्या ओपिनियन रहा है ना, लीगल जुडिशियल ओपिनियन. सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ी बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन अथॉरिटेटिव माना जाता है. जो लीगल लुमिनरीज उनका क्या ओपिनियन है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, है ना,
लीगल एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनका क्या ओपिनियन है उसको लेकर। ओके अच्छा, तीसरी चीज कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर जो एक जुडिशियल ओपिनियन है, कई बार हम ऐसे मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है उसको भी शामिल करते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए इंटरनेशनल जुडिशियल ओपिनियन ऑल्सो, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यायिक उसको लेकर एक समझ है वो किस प्रकार की है। अच्छा, तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज में आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है अपने आंसर को लिखते समय। अच्छा, अब इसमें माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया, और सभी इसमें बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, एक पक्षीय झुकाव नहीं दिखना चाहिए, तथ्यात्मक और संवैधानिक बात करनी है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज में जो संवैधानिक ढांचा है उसी के अंतर्गत रहते हुए आपको बात करनी है। एक जो सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड होना चाहिए, टू रिमेन एंड टॉक विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको उसी बाउंड्री में रहते हुए अपनी बात को पूरी करनी है। ठीक है, सो द अप्रोच शुड बी बैलेंस्ड एज वेल एज confined to the constitutional and legal provisions, confined to constitutional and legal provision। उसमें अपने तरफ से बात आप कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस के विद इन ही बात करना है। ओके फाइन, सो एंड द पर्सपेक्टिव ऑलवेज मस्ट बी डेमोक्रेटिक। कैसा पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। तो अभी तक जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, हमने उसकी एक इनसाइट देखी, आगे किस तरीके का क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। तो पॉलिटिकल इश्यूज में आप जैसे देखिए कि नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, दीज टॉपिक्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन दी फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज, है ना। तो प्रोस्पेक्टिव क्या क्या है, सबसे पहली चीज कि पॉलिटिकल कंसेप्ट्स लाइक नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, है ना, सो दीज आर पॉलिटिकल आइडियाज ऑल्सो। नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, ग्लोबलिज्म, है ना, ग्लोबलिज्म के भी कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आइडिया है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आपसे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस डेज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल वायलेंस, है ना, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल वायलेंस, इन चीजों को लेकर। अच्छा, अब जैसे कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज में आपको इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में यू कैन एक्सपेक्ट ऐसे टॉपिक्स इन द फ्यूचर। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये सब आप जो वाइडर कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज की यदि हम बात करें, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एसेज की, तो उसमें आप सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स को लेकर, जो वाइडर रिफॉर्म्स हैं उसको लेकर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि इनिशिएटिव्स लाइक लैटरल एंट्री, इनके रिस्पेक्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में जो नेशन बिल्डिंग रोल है ना, नेशन बिल्डिंग रोल है सिविल सर्वेंट्स का, आयरन फ्रेम, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सो नेशन बिल्डिंग रोल के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में आप जाकर वहां पर, और जैसे यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा एक मुद्दा होता है, यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरी का, तो यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो सकता है कि पूछे जाए। सो दिस टाइप ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग यू कैन डू ऑन योर ओन व्हाइल studying also. So maintain a diary or maintain a notebook where you note down all these important prospective topics by shortlisting them for the future practice, है ना, जहां से कि आगे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक एक्टिव प्रिपरेशन आपको करना है यूपीएससी में। ऐसा नहीं कि केवल पीवाईक्यू बेस्ड
अरे पीवाईक्यू तो वो है जो आपको एक इंसाइट देता है, आगे क्या पूछ सकता है उस ट्रेंड को समझने का प्रयास कीजिए, उस ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट कीजिए, कहां से पूछ सकता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू आपको वो दिशा बताता है, पीवाईक्यू वो आपको रास्ता दिखाता है, पर रास्ते में आगे क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, गाड़ी जब आगे बढ़ेगी तो कहां तक पहुंचेगी, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हमें ऐसे एसेज को लेकर किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, पास्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमारी तैयारी किस तरीके से उसको लेकर फोकस्ड होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंटल एसेज है ना, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंटल एसेज, तो इसमें क्या अप्रोच रखना है। देखिए, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंटल एसेज में आपका ये सब तो एकदम आज के टाइम पे इमरजेंट एंड बर्निंग इश्यूज है। जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, इन्वायरमेंट इज अ मच क्रिटिकल एरिया, जहां से कि आपको अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में फॉरेस्ट से रिलेटेड, है ना, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे। सो व्हाट कैन बी द फोकस while we think in terms of geographical and environmental essays। तो सबसे पहली तो बात ये है कि the first thing is the areas of geographical and the areas of geographical and environmental concerns, the areas of geographical and environmental concerns। अब उसमें तो ऐसे में जाके वो आपसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का स्टैटिक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, और जीएस बेस्ड क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ऐसे है तो कोई इशू के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। सो द ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल ऐसे टॉपिक इट विल बी मोस्टली इशू बेस्ड है ना। तो एरियाज ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, और इशू में भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, जो कंसर्न्स से रिलेटेड हो। और एक चीज जान लीजिए कि जो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है वो डायरेक्टली इंटर रिलेटेड एरियाज है, जैसे कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इंटर रिलेटेड, दैट्स व्हाई वी हैव क्लब्ड दीज टू। सोसाइटी कल्चर डायरेक्टली इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो एरियाज ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये आपके ध्यान में होना चाहिए तैयारी करते समय। जीएस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ पर इशू पूछेगा। तो इशू के रिस्पेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी में the important pressing concern of disasters, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, है ना, अर्बनाइजेशन, ऑल दिस फिनोमेना, सो ऑल दिस कम अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी। सो द एरियाज ऑफ प्लानिंग, है ना, प्लानिंग, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर फोकस हो सकता है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू फोकस अपॉन, पहली चीज। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने क्या बोला, कंसर्न के रिस्पेक्ट में प्लानिंग इसलिए बोला क्योंकि अभी देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इन जनरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको लेकर काफी कंसर्न उठाए जा रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग के रिस्पेक्ट में अर्बन पुअर प्लानिंग के कारण जो रेकरेंट इशूज होती हैं अर्बन एरियाज में, जैसे कि फ्लडिंग है ना, फ्लडिंग है, ओवर क्राउडिंग है, सो ये सब जो प्लानिंग रिलेटेड जो आप कह सकते हैं कि कंसर्न्स हैं। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, दिस विल बी द मोस्ट रेकरेंट थीम। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज कि जहां पे आपसे फीचर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी में और इन्वायरमेंट में। ये तो हो गया आपको कंसर्न्स या इश्यूज रिलेटेड। दूसरा है फीचर्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल फीचर्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, अगर हम ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ओशियन,
ओशियन से रिलेटेड आ सकता है। ओशियन एक इतना बड़ा इकोसिस्टम, पूरी पृथ्वी अगर हम कहें तो सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो ओशियानिक इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है। तो इनका पूरे प्लैनेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, ओशियन का। जैसे ओशियन हो गया, और ओशियन आज के टाइम पे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और आपको सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो ऐसे आपको फीचर्स रिलेटेड भी टॉपिक्स आते भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं। दूसरी चीज है माउंटेन्स। माउंटेन्स का जो हिस्टोरिकल रोल रहा है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा है ना, कैलाश मानसरोवर, हिमालय, त्रिकुट पर्वत, तो इन सब का जो कई प्रकार से, तो जब तक आपको इनका रिलीफ फीचर्स नहीं पता है, इनके लोकेशन नहीं पता है, इनकी ज्योग्राफी नहीं पता है, और जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, है ना, तो questions, the essay topics in geography and environment can be with respect to the geographical features like ocean, mountains, then we can say deserts, okay। तो उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज जैसे कि ज्योग्राफिकल फिनोमेना, मान लीजिए मॉनसून, मॉनसून के रिस्पेक्ट में आपसे इसे पूछा जा सकता है ना। सो विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड फिनोमेनास, फीचर्स एंड फिनोमेनास, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल फीचर्स फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉरेस्ट्स, तो फॉरेस्ट से तो क्वेश्चन आए भी हैं। फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्सेलेंस, और इस तरीके के प्रश्न आपसे पास्ट में पूछे गए हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे कि आपको इसमें फॉरेस्ट की बात हुई, कोस्टल एरियाज की बात हुई, है ना, कोस्टल एरियाज, एंड नाउ यू सी दीज एरियाज आर इंटर रिलेटेड, दोनों ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इंटर रिलेटेड है। अच्छा, इसीलिए हमने उसको साथ में लिया है। कोस्टल एरियाज, फीचर्स इन इन्वायरमेंट लाइक कोस्टल एरियाज, ओके। आफ्टर दैट द इशू ऑफ ट्राइबल और इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल और इंडिजिनस कम्युनिटीज, इंडिजिनस पीपल, you will say that they may come under society also. Yes, they do come under socio-cultural aspects also, but under environment also the tribal, indigenous, their concerns, their problems. So the features which includes the tribal connection with the environment, है ना, the indigenous people and their role in sustainability, environmental sustainability, all those things can be asked. अच्छा, तीसरी चीज, the third thing is, अच्छा, जो इसमें the third thing which is important, that is technology. Now you would say कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या रोल है। तो ज्योग्राफी और आपको इन्वायरमेंट में भी जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आगे जाकर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रोल ऑफ एआई इन डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, रोल ऑफ एआई इन रिमोट सेंसिंग, रोल ऑफ एआई इन मैपिंग। तो ये सभी टाइप के जो एसेज हैं वो आपसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ सकते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अच्छा, इसके लिए क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि आपको पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है, बी वेरी गुड विद दैट, ऑल दी कंसेप्ट्स, रीड एनसीईआरटीज, रीड सम गुड बुक ऑन एनवायरमेंट। न्यूज़पेपर्स में जो इन्वायरमेंट के कंसर्न्स हैं, इशूज हैं जो अक्सर आते रहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उसको देखते रहिए। द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस, जैसा मैंने कहा, इसमें भी आपको जो प्रमुख कानून हैं इनसे जुड़े हुए इन क्षेत्रों के, उसको ध्यान रखिए। न्यूज के हमेशा टच में रहिए, क्योंकि जब भी आप अपने एसे में फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब भी आप एसे में स्पेसिफिक कंटेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप मान के चलिए कि एग्जामिनर का ट्रस्ट और आप पर बढ़ जाता है, दैट यू आर अवेयर ऑफ द फील्ड, यू आर अवेयर ऑफ दैट सेक्टर, ओके फाइन। तो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंटल एसेज में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे हम पास्ट के कुछ इसको लेकर हम बात करें, the essay topics which you can see, which you can find, okay, so I think we have okay fine. Now if you see that in the past, let us take the example that forests are the best case study for economic excellence, best case study for economic excellence,
इकोनॉमिक एक्सेलेंस। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज इंटरसेक्टिंग। इकोनॉमिक एक्सेलेंस ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहा है ना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात कर रहा है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक एक्सेलेंस, दैट अगेन इज एन एरिया अंडर इकोनॉमी। एंड बेस्ड केस स्टडी, बेस्ड केस स्टडी इज used in terms of administrative and ethical perspective. When you do administrative evaluation, you go through various case studies and you try to evaluate both from the point of view of ethics also. So when you see the term based case study, so that is basically an administrative and ethical exercise or perspective. And now here the forest, which is an environmental feature. So now you see that this particular topic itself, it is also intersecting. So again the emphasis should be on intersection of areas, intersection of areas. Fine. So this is how you have to approach in these type of topics. Now coming to the next section. अब अगले सेक्टर में हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के ऐसे पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े टॉपिक को हमें कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब आप बात करेंगे ना, तो इसमें आपको स्टैटिक एरिया से क्वेश्चन कम आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। साइंस टेक में स्टैटिक एरिया से क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, इसमें आपको डायनेमिक एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, है ना, डायनेमिक एरिया से। तो इसलिए आप इसमें साइंस के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। साइंस पे भी ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन अब बेसिक साइंस से तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बेसिक साइंस से तो जाकर नहीं पूछेगा आपसे, वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पे तो नहीं ऐसे लिखने कहेगा, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे ऐसे लिखने कहेगा। तो साइंस एंड टेक में जो फोकस है वो आपका टेक पर होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी की समझ के लिए अगेन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जिसमें कि बेसिक साइंसेस की भी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो साइंस एंड टेक से जो रिलेटेड पोर्शन है जीएस 3 में, उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से उसको पढ़िए, जो भी उसमें रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। एनसीईआरटी जिसमें एक अच्छा रोल प्ले करती है, एनसीईआरटी आपको क्लास 10th 11th 12th इसको अच्छे से कवर कीजिए। और 11th 12th में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है एनसीईआरटी साइंस का, तो उसके जो इंपॉर्टेंट जनरल कंसेप्ट्स हैं, जनरल कंसेप्ट्स, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। पूरी एनसीईआरटी 11th 12th की साइंस के लिए पढ़नी जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को केवल पढ़िए। बायोलॉजी की जो साइंस एंड टेक है एनसीईआरटी की, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है 11th एंड 12th की, उसमें जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं उसका अध्ययन कीजिए, वो आपको ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, हर जगह काम आएंगे, साइंस टेक में तो काम आएंगे ही। इसीलिए जो फोकस है साइंस एंड टेक में, उसका आपको टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। अच्छा, साइंस में एक बात तो ये हो गई, दूसरी चीज ये है कि साइंस में आपको इंटर रिलेटेड एरियाज, इंटरसेक्टिंग टॉपिक्स की संभावना ज्यादा होती है, इंटरसेक्टिंग टॉपिक्स की संभावना ज्यादा होती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बात करूं, तो एक पीवाईक्यू आपको है, आप देखेंगे 2024 में, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, technology as the silent factor, there are many factors in international relation, so technology as the silent factor in international relations, तो ये एक टॉपिक है। अच्छा, अब टेक में आप सोशल मीडिया को भी ले सकते हैं, हमने सोसाइटी में जो सोशल मीडिया की बात की थी, सो सोशल मीडिया इज ऑल्सो ए टेक्नोलॉजिकल टूल, वो एक टेक टूल भी है। तो वो इंटरसेक्टिंग एरियाज में यहाँ पर आपसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। अब यहाँ पर जैसे उसने बात की क्या, टेक्नोलॉजी की और इंटरनेशनल रिलेशन की, तो जब आप साइंस टेक पढ़ते हैं तो क्या आप इस तरीके से सोचते हैं कि साइंस टेक का संबंध वो आईआर में कैसे एक रोल प्ले कर सकता है? नहीं सोचते हैं ना। तो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आप हमेशा उसको डिफरेंट एरियाज से जोड़कर देखें, डिफरेंट ब्रॉडर एरियाज से, जैसे टेक्नोलॉजी को एथिक्स से जोड़कर, है ना, टेक्नोलॉजी को एथिक्स से जोड़कर, हो सकता है भविष्य में प्रश्न पूछ दे, पूछा ही जाता है एआई एथिक्स इन सबको लेकर अलग अलग एग्जाम्स में। तो साइंस टेक के ऐसे के रिस्पेक्ट में तैयारी करते समय ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन एन इंटरकनेक्टेड मैनर। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि एथिक्स से आपको जोड़ सकता है, इन्वायरमेंट से जोड़ सकता है, अभी जैसे इस टॉपिक में आईआर से जोड़ दिया कि इट इज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन।
टेक्नोलॉजी को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ सकता है ना। तो टेक्नोलॉजी हमेशा अप्लाइड पूछेगा आपसे। टेक्नोलॉजी में भी अगर फोकस टेक्नोलॉजी पे भी होगा तो किस पे होगा, अप्लाइड पे होगा, अप्लाइड पे, अप्लाइड एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस होगा रेदर देन द स्टैटिक कंसेप्चुअल एस्पेक्ट। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे पूछ दिया कि टेक्नोलॉजी इज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो अब टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से देखते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी किस तरीके की, और दूसरी तरफ है आपको इंटरनेशनल रिलेशन, और उसमें जो लिंक वर्ड है, लिंक टर्म है, वो है साइलेंट फैक्टर, टेक्नोलॉजी एज दी साइलेंट फैक्टर। तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे समझते हैं, टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सो टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तकनीक हम उसे ही कहते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का वास्तविक, वैज्ञानिक सिद्धांतों का वास्तविक हम कह सकते हैं कि उसका अभिव्यक्ति है, वास्तविक उसका रूपांतरण है, जो वैज्ञानिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी को हम टूल के भी रूप में देखते हैं, टेक्नोलॉजी को हम उपकरण के रूप में देखते हैं, टेक्नोलॉजी को हम रिसोर्स के रूप में देखते हैं, है ना। तो कई तरीके से। अब आप जब ऐसे लिखते हैं तो एक तो आप ये तरीका अपना सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एज ए टूल, टेक्नोलॉजी एज ए रिसोर्स, है ना, टेक्नोलॉजी एज सर्विस, है ना, टेक्नोलॉजी एज ए सर्विस, और टेक्नोलॉजी एज ए स्ट्रेटजी, है ना। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो वाइडर पॉसिबल एम्बिट में ले जाना है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो टेक्नोलॉजी को आप वेरियस एरियाज में आप बांट सकते हैं, जैसे कि एग्री टेक्नोलॉजी, या मान लीजिए इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी, सोशल सेक्टर में टेक्नोलॉजी, है ना, इन्वायरमेंटल सेक्टर में टेक्नोलॉजी, ओके, देन यू हैव like cultural sector में technology, and how they are connected to, how they are a silent factor in international relation। अच्छा, उसके बाद जैसे कि टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, है ना, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सो ऑल दीज थिंग्स दे प्ले अ major role in international relation, collaborations over these, okay, technological collaborations। So again the point is that try to bring the holistic, the comprehensive nature of the term or the topic to develop a good essay। तो साइंस टेक में क्या बात हो गई कि आपको स्टैटिक एरियाज की समझ अच्छी बनानी है। वो किस लिए जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे इस सेगमेंट में। दूसरी चीज की इंटर रिलेटेड इंटरसेक्टिंग टॉपिक ज्यादा आएंगे, अप्लाइड टॉपिक ज्यादा आएंगे, इसलिए जहां भी ऐसे टॉपिक आपको करंट न्यूज में, करंट अफेयर्स में पढ़ते समय मिलते हैं, उसका ध्यान रखिए, उसको तैयार कीजिए। और इससे भी रिलेटेड जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, जैसे मान लीजिए साइंस टेक में हम बात करते हैं यूएवीज की या ड्रोन्स की, फ्यूचर में हो सकता है यूएवी और ड्रोन्स के बारे में पूछें, क्योंकि ड्रोन्स की भूमिका मॉडर्न वारफेयर में, कंटेम्प्रेरी वारफेयर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे हम उसे रसिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में बात करें, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हाल में ही कन्फ्लिक्ट हुआ था, एंड इंडिया टुक मेजर्स अंडर दी ऑपरेशन सिंदूर इनिशिएटिव, तो उसमें ड्रोन्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण पाई गई थी। तो हो सकता है आने वाले समय में ड्रोन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ दे, है ना। द पॉइंट इज that you must be well aware of the regulatory aspect। अब ड्रोन को लेकर इंडिया में रेगुलेटरी एस्पेक्ट क्या है, तो ड्रोन रूल्स 2021 है, उसके पहले यूएवी रूल्स अप्लाई होते थे, फिर अब ड्रोन रूल्स 2021 बनाए गए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया। तो ये सब बातें नहीं जानेंगे और उसको आंसर में नहीं लिखेंगे ऐसे में, तो कहां से नंबर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। सो the point is try to know about the regulatory aspect, and with respect to regulatory aspect both national and international regulations, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि जब आप टेक्नोलॉजिकल एसे या एसे के लिए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो नए इनोवेशंस पर आप जरूर ध्यान दीजिए, न्यू इनोवेशंस पर, जो तकनीक में नए नवाचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में, जो आपको प्रौद्योगिकी में जो नए नवाचार हो रहे हैं उसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। वैसे इनोवेशंस, वैसे रिसर्च जो किसी फील्ड में हो रहे हो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको साइंस एंड टेक का अप्रोच लेकर चलना है। करंट अफेयर्स की इसमें भूमिका सबसे ज्यादा है। अच्छा,
Now we talk about the essays on contemporary issues of India and the world. Now it deals with the area of international relations. तो international relations के context में यहाँ पर आपको completely dynamic topics होंगे. बहुत कम संभावना है कि आपको history और IR से जोड़कर intersecting topics पूछे जा सकते हैं, पर particularly static aspect में. But under IR the international relations है ना, या international issues और you can say global politics, okay, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं है ना, भारत के और विश्व के, तो ऐसे कंटेम्पररी इश्यूज में आपसे कैसे एसेज पूछे जाएंगे? ऑब्वियसली दो इश्यूज विच आर ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म हो गया है ना, टेररिज्म हो गया, इंटरनेशनल वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स. आने वाले टाइम पे आप वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स पे अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, हो सकता है आने वाले समय में पूछा जाए. तो ग्लोबल इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको टेररिज्म का, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स का है ना, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स के रिस्पेक्ट में, वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स के रिस्पेक्ट में. उसके बाद रीमिलिटराइजेशन के रिस्पेक्ट में, मिलिटराइजेशन के रिस्पेक्ट में, जैसे अभी यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन खुद को रीमिलिटराइज करने का प्लान कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि जो यूएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला था, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट रेजिम में वीकेन हो रहा है. द प्रेजेंट रेजिम under the present president in the United States, somewhere the US has become more and more reluctant of providing security to Europe or to through other organizations like NATO. उसका कहना है कि भाई हम आपके लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर क्यों करें, आप अपना पैसा खर्च कीजिए. सो ऑल दिस टाइप ऑफ रीएमर्जिंग इश्यूज है ना. उसके बाद जैसे हम बात करें न्यूक्लियर रेगुलेशन या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी इश्यूज. अभी जैसे ईरान के कंटेक्स्ट में जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, उसमें ईरान का जो न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम है वो एक बहुत बड़ा इशू है नॉर्थ कोरिया के साथ, जो यूएस के रिलेशंस हैं. सो दीज टाइप ऑफ कंटेम्पररी इश्यूज विच आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस. ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड दीज एरियाज ऑलवेज रिमेंबर है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. सो दीज एरियाज ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर इंटरसेक्शनल. वो क्या है? इंटरसेक्शनल है. तो कंटेम्पररी इश्यूज पूरी दुनिया भर के इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं. आप इनका एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए और उन इश्यूज में जो मेजर एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द केस ऑफ टेररिज्म है ना. टेररिज्म अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो आतंकवाद के ऊपर यदि ये कंटेम्पररी इशू है, तो ग्लोबल नेचर ऑफ टेररिज्म क्या है हमें ये पता होना चाहिए, वैश्विक प्रकृति टेररिज्म की. या फिर सबसे पहले तो हम बात करें कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म है ना, कि टेररिज्म की परिभाषा क्या है, क्या कोई सहमति इस परिभाषा को लेकर है, क्या उसके ऊपर प्रयास किए गए हैं है ना. सो एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन काउंटर टेररिज्म दैट हैज बीन अटेम्प्टेड बाय इंडिया आल्सो इन द पास्ट, बट इट हैज नॉट बीन अग्रीड अपॉन. तो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. दूसरी चीज है ग्लोबल एंड नेशनल नेचर ऑफ टेररिज्म है ना. ग्लोबल एंड नेशनल नेचर ऑफ टेररिज्म की वैश्विक स्थिति क्या है और राष्ट्रीय स्थिति आतंकवाद को लेकर क्या है, मतलब किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं है ना टेररिज्म को लेकर. अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेस है ना. इम्पैक्ट एंड कंसिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और वेरियस डायमेंशंस में, सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, उसका रिलीजियस इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, ऑल दीज थिंग्स. एंड अल्टीमेटली दी लॉज टू प्रिवेंट टेररिज्म एट दी लोकल, नेशनल एंड दी ग्लोबल लेवल. जैसे कि भारत में हम बात करें तो कई ऐसे कानून हैं है ना. सो अर्लियर वी हैड दी पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट. अभी के टाइम पे यूएपीए है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है. देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ laws to protect against terrorism. So I am trying to provide a framework of thinking, of preparing yourself to deal with this type of contemporary issues. सबसे पहले कि इशू जो है वो क्या है, उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए. अगर मैं कह रहा हूँ रीमिलिटराइजेशन क्या है,
किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, उसका ग्लोबल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, नेशनल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, लोकल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेटस क्या है रीमिलिटराइजेशन की, क्यों जरूरत पड़ रही है अभी, उसका क्या परिणाम होगा, इसको लेकर कानून क्या है, इसको लेकर क्या मतलब कि कानून है, रेगुलेशन है, तो ये सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू द कंटेम्प्ररी इशूज। ये कंटेम्प्ररी इशूज के रिस्पेक्ट में आपको जब तैयारी करते हैं तो इन चीजों का पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरियाज एंड those type of topics which create the most difficulty for candidates। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका की ट्रेंड यूपीएससी में लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग ऐसे पेपर को लेकर जो एक घबराहट है विद्यार्थियों में, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल एसेज उसका एक प्रमुख वजह है। सो नाउ कमिंग टू दिस टाइप ऑफ टॉपिक दैट हाउ वी हैव टू डील विथ दिस फिलोसॉफिकल एसेज, particularly students who are not from philosophy background और humanities background, जो philosophy के दर्शन शास्त्र का बैकग्राउंड जिनका नहीं है, जो ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट है, उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, वो कैसे तैयारी करेंगे, जो फिलोसफी जिन्होंने पहले पढ़ी है उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, जिनका ऑप्शनल फिलोसफी है। सो लेट अस टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। नाउ सी इट इज वेरी क्लियर दैट in UPSC the trend of philosophical essays has increased and it is evident by the fact by the number of topics asked in the past. So philosophical and abstract essays, और ये यूपीएससी क्यों पूछ रहा है इसको पहले आप समझिए। वो आपकी कोर थिंकिंग एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि जो जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट से, साइंस टेक से, पॉलिटिक्स से, तो इसके रिस्पेक्ट में लोगों के पास जानकारियां होती हैं और उन जानकारियों के आधार पे आप ऐसे को बिल्ड कर सकते हैं। अगेन इट रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ थिंकिंग, गुड अमाउंट ऑफ एनालिटिकल एक्सरसाइज, वो सब चीजों की जरूरत होती है, विश्लेषण क्षमता की। आप किसी भी क्षेत्र पे ऐसे लिखें, लेकिन आपकी विश्लेषण क्षमता, आपकी माइंड की कोर एनालिटिकल एबिलिटी, वो फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्ट एसेज में टेस्ट होती है। इसीलिए यूपीएससी बार बार और इधर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो बी वेरी गुड विथ रिस्पेक्ट टू एनालिटिकल एबिलिटी। किसी भी स्टेटमेंट को एनालाइज करने की क्षमता विकसित कीजिए। फिलोसॉफिकल ऐसे आ रहा है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब उसको एक हम टारगेटेड अप्रोच के साथ, क्लियर अप्रोच के साथ, और जैसे किसी भी ऐसे टॉपिक को डील करते हैं उस अप्रोच के साथ डील करेंगे तो बहुत आसान है। चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप कीजिए फिलोसॉफिकल एसेज को डील करने के लिए। और यूपीएससी क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो आपके कोर अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करना चाह रहा है कि समझ आपकी कितनी बेहतर है और गहरी है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है और गहरी है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी बेहतर होगी जब आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आपका जो पर्सनैलिटी का डायमेंशन है वो फिलोसॉफिकल एसेज में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। तो ऐसे पेपर के माध्यम से यदि उसको आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करना हो, सो द बेस्ट थिंग इज फिलोसॉफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल एसेज, ओके, टू टेस्ट पर्सनैलिटी। तो अपनी पर्सनालिटी को कैसे प्रिपेयर करें फिलोसॉफिकल एसेज को लिखने में। अब आपको लगेगा कि यार ऐसे लिखने में पर्सनालिटी का क्या मतलब है? सो पर्सनालिटी इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, इट इज अबाउट द मेंटल अपीयरेंस, हाउ यू शोकेस योरसेल्फ टू द पर्सन in front of you, and here the person concerned in the exam is the examiner। ठीक है, तो आपको जो अपनी मेंटल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करनी है, आपको जो अपना एटीट्यूड वहां पे रिफ्लेक्ट करना है, दैट ऑफ अ थिंकिंग पर्सन हु इज सुटेबल फॉर बीइंग अ सिविल सर्वेंट। तो इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो क्या है इसमें जरूरी? स्किल के लेवल पर एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने का प्रयास कीजिए और बेहतर मेंटल पर्सनालिटी डेवलप कीजिए। ऑफ कोर्स दैट इज रिलेटेड टू अ गुड फिजिकल पर्सनालिटी ऑल्सो। गुड फिजिकल पर्सनालिटी इज नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल फीचर्स और द bodily beauty of a person, but it is about the beauty of idea, the beauty of character, that is the personality of a person। Okay,
एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज है कि क्यों पूछ रहा है ये समझ गए, इन चीजों को टेस्ट करना चाह रहा है इसलिए बार बार पूछ रहा है। अच्छा, जो व्यक्ति ऐसे एसेज को लिख सकता है, उनके ऊपर थिंकिंग कर सकता है, वो आराम से जनरल स्टडीज के एसे के ऊपर बात कर सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज है कि इसकी तैयारी कैसे करें। एक तो जीएस पेपर 4 में आपको, अच्छा अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, जो फिलॉसफी को पहले से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं और जिन्होंने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है, उनको क्या अप्रोच रखना है, कैसे तैयारी करनी है इस तरीके के एसेज की। यहाँ हमने देख लिया कि यूपीएससी ऐसे एसेज क्यों पूछता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे तैयारी करें फिलोसॉफिकल एसेज की, कैसे क्या पढ़ें। तो तैयारी करने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हाट टू रीड, है ना, कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिलॉसफी और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स में, पर्टिकुलरली जिनका बैकग्राउंड फिलॉसफी का है या जिनका बैकग्राउंड फिलॉसफी का नहीं है ना, नॉन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। क्योंकि जिनका फिलॉसफी का बैकग्राउंड है दे आर वेल वर्स्ड विद द फिलोसोफर्स, तो वो फिलोसोफर्स को पढ़े होते हैं। और कोई भी फिलोसॉफिकल ऐसे अगर पूछा जाता है तो किसी फिलोसोफर का कोट पूछा जाता है, कोई फिलोसॉफिकल आइडिया पूछी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बात करें, पास्ट में इसे पूछा गया था, यू कांट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, यू कांट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। अब इसको लेकर विद्यार्थियों में खलबली मच गई, अरे ये क्या पूछ दिया, एक ही नदी में 2 बार नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, कूद कूद कर जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते भाई, ये फिलोसॉफिकल ऐसे है। And you can't step into in the same river twice. That is the statement of, or that was a principle, the statement of Heraclitus, who was an ancient Greek philosopher. Heraclitus का statement था, जो प्री प्लेटोनिक philosophers थे, Heraclitus, Parmenides, Anaximander, you know. तो Heraclitus का philosophical view ये था that world is constantly changing. There is nothing called permanence. That is why he said, he laid out to showcase or to exemplify, to show as an example his idea that you can't step in the same river twice. So once you step in the river, the water has passed away. It is no more the same river. Okay, once you got outside of the river and you stepped again back, it is not the same river. In fact, he also further said that the same person cannot step in the same river twice. Because as you get inside, after a few moments you are not the same person, because we have a constantly running physical and mental changes in our body every moment. कहने का यहाँ मेरा ये मतलब है कि जैसे पहले एक जो निबंध आया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि आप एक ही नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकते, और यू कांट बाथ इन द सेम रिवर ट्वाइस। देखने में बहुत अजीबोगरीब लगता है सुनने में, पर हम बात करें तो जो फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ये हेराक्लिटस का स्टेटमेंट है, किस कंटेक्स्ट में कहा है, उनके लिए आसान हो जाएगा। सो ऑब्वियसली दोज हु हैव द बैकग्राउंड ऑफ फिलॉसफी कैन हैव एन एज हियर, बट दैट एज कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय नॉन फिलोसॉफिकल कैंडिडेट्स आल्सो हु डोंट हैव फिलॉसफी एज द बैकग्राउंड, हाउ वी विल टॉक। अच्छा, तो जो फिलॉसफी के हैं उनको फिलोसफर्स पता होता है, उनको उनके आइडियाज प्रिंसिपल्स पता होते हैं, आइडियाज और प्रिंसिपल्स पता होते हैं, ठीक है, और कंटेक्स्ट पता होता है, इसीलिए उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है। बट माय वर्ड ऑफ कॉशन फॉर फिलोसफी बैकग्राउंड कैंडिडेट्स इज दैट डोंट बिकम टू मच फिलोसॉफिकल, डोंट बिकम टू मच फिलोसॉफिकल। ऐसे आपको फिलोसफी पे नहीं लिखनी है, ऐसे आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव में लिखना है। सिविल सेवा का परीक्षा दे रहे हो, है ना, तो ऐसे आपको एक जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव में लिखनी है। आप कोई फिलोसफर बनने का परीक्षा दे नहीं रहे, कोई फिलोसफी का एकेडमिक एग्जाम तो है नहीं। तो जो ऐसे होना चाहिए टू फिलोसफी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, एज दे हैव मच कंटेंट टू राइट, सो डोंट गेट टू मच फिलोसॉफिकल, सी इट फ्रॉम अ जनरल पर्सपेक्टिव प्रिज्म, है ना। तो उसको एक जर्नलिस्टिक प्रिज्म से देखिए उस टॉपिक को। इफ आई से दैट यू कांट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, नाउ इफ अ पर्सन इज वेल वर्स्ड, अगर किसी को पता है कि ये हेराक्लिटस का स्टेटमेंट है उसने, और उन्होंने चेंज को ही परमानेंट बताया था, उन्होंने कहा कि इफ एनीथिंग इज कांस्टेंट देन चेंज इज कांस्टेंट, परिवर्तन ही नित्य है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है। संसार लगातार बदल रहा है ना, जैसे कि बहती हुई नदी
नदी बह रही है तो वो प्रतिक्षण नई नदी है, तो आप कैसे एक उसी नदी में आप फिर से प्रवेश कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अगली बार आप प्रवेश करेंगे वो नई नदी होगी. सो दैट वुड बी अ न्यू रिवर. ओके, so the point is that don't get too much into the philosophy of Heraclitus here. Don't get too much into the philosophy what he laid down, his philosophy of change, है ना. तो उसमें मत जाइए. फिर पार्मेनिडेस का कैसे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, प्लेटो फिर कैसे हेराक्लिटस को क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे वो सिंथेसाइज करते हैं फिर हेराक्लिटस को और उनके प्रीवियस फिलोसफर्स को. सो डोंट गेट इनटू दैट. दिस थिंग आई एम सेइंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी. ओके, see it from the prism of general perspective. Now, non-philosophical candidates, welcome. The most important fear with respect to is philosophical essays, and these candidates are obviously much bigger section compared to those having a philosophical background, a background in the subject of philosophy. Okay, what you have to do, I would suggest you that, see, in GS paper 4 you have pretty good amount of topics involved in which you can prepare yourself, and also GS2 also. GS2 में जहां आपको पॉलिटी में, गवर्नेंस में फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स आते हैं. GS1 ऑल्सो. ओके, GS1 ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर में, एंशिएंट हिस्ट्री में जहां आप फिलोसफी के कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं. सो मेक इट मोर इंटर रिलेटेड. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट GS4. तो GS4 में आपको ग्रेट थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, थिंकर्स फ्रॉम इंडिया एंड दी वर्ल्ड. आपको रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना है, लीडर्स के बारे में पढ़ना है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में पढ़ना है. देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंट थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड. तो आप प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट मान के चलिए कि इंडिया में आप 20 जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, 20 प्रोमिनेंट थिंकर्स, एटलीस्ट प्रिपेयर 20 प्रोमिनेंट थिंकर्स. पीपल लाइक Gautam Buddha, people like Mahavir, people like Charvak, people like, if you come to the medieval times, the Sufi and the Bhakti saints, okay, Mirabai, and their philosophy, the philosophy of selfless love enunciated by the Bhakti movement. ठीक है. उसके बाद बात होगी मॉडर्न टाइम्स में थिंकर लाइक गांधी, थिंकर लाइक परमहंस, ओके, सेंट्स Paramhans, Ramakrishna Paramhans I am talking about, and his disciple Vivekanand. Okay, then come to thinkers like Tagore, thinker like Radhakrishnan, S. Radhakrishnan. Okay, so try to read about these people, their main ideas. So to non-philosophy candidates I would say, so try to get information about at least 20 major thinkers from India, their main ideas, and at least 30 thinkers from across the world. Okay, बस बहुत फिलोसफी में उनके नहीं जाना है. Then again I am cautioning you to the non-philosophy background student, don't get much into the philosophical aspect. आपको उसमें पढ़ने में भी दिक्कत होगी, समय जाया होगा. Get their main ideas of the thinkers, get their main ideas. आप बस देखिए कि उनका मेन कंसेप्ट क्या है, उनके मेन कोट्स क्या हैं, है ना. सबके 5-5, 10-10 कोट प्रिपेयर कर लीजिए. कंसेप्ट उन्होंने क्या मेन कंसेप्ट दिया, जैसे प्लेटो है तो सो व्हाट वाज द मेन कंसेप्ट ऑफ प्लेटो? द मेन कंसेप्ट ऑफ प्लेटो वाज द थ्योरी ऑफ आइडियाज. ट्राई टू नो अबाउट द थ्योरी ऑफ आइडियाज. सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ही गिव लाइक एलेगरी ऑफ केव, है ना, द एलेगरी ऑफ केव, द एग्जांपल ऑफ डिवाइडेड लाइन. तो ये सब जो मेजर आइडियाज हैं उसको पढ़ लीजिए. अच्छा, इमैनुअल कांट की अगर हम बात करें तो कांट से आपको GS4 में भी पूछा जाता है. इमैनुअल कांट की यदि हम बात करें तो उनका जो आइडिया है, जैसे नूमेनल फिलॉसफी उन्होंने दी, कांट की जो नूमेनल फिलॉसफी है, या कांट का जो क्रिटिसिज्म है ना, द कांटियन क्रिटिसिज्म, या कांट को कहा जाता है ही इंट्रोड्यूस्ड अ कोपर्निकन रिवॉल्यूशन इनटू फिलॉसफी. सो द पॉइंट इज दैट ट्राई टू गेट देयर मेन आइडिया. जैसे हीगल की बात की जाए तो हीगल का एक मेन आइडिया है, एक इंपॉर्टेंट कोट है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल. PYQ में आया था ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. तो सीधे सीधे कोट्स आते हैं, डायरेक्ट कोट्स आते हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिए. तो क्या अप्रोच रखना है? 20 इंडियन थिंकर, कम से कम 30 इंटरनेशनल थिंकर्स, उनके मेन आइडियाज, बहुत अंदर नहीं जाना है, मेन कंसेप्ट्स, गेट देयर कोट्स, कम से कम 5 से 10 कोट उनके प्रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लीजिए. इस तरीके से आपको
यहाँ पर काम आएगा। ये तो GS4 की मैंने बात की। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ GS1 में आप क्या पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको फिलोसफी का भी कंपोनेंट आता है, किस तरीके से फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन हुआ एंशियंट इंडिया में, कौन कौन सी फिलोसफी थी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें उसका रेफरेंस भी है। आर्ट एंड कल्चर कैसे फिलोसॉफिकल आइडियाज को मैनिफेस्ट करता है लाइफ फॉर्म में, है ना। तो कैसे फिलोसॉफिकल आइडियाज को आर्ट एंड कल्चर मैनिफेस्ट करता है, इस चीज को भी आपको GS1 में आर्ट एंड कल्चर में देखना है ना। एंशियंट हिस्ट्री की मैंने बात की, एंशियंट मॉडर्न मिडाइवल सब जगह हिस्ट्री की मैंने बात की। तो GS1 को भी पढ़ते समय फिलोसॉफिकल आइडियाज को कैच करने का प्रयास कीजिए, फिलोसॉफिकल आइडियाज को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिस्ट्री में जैसे फिलॉसफीज इवॉल्व हुई हैं उनको समय के साथ, वैदिक फिलॉसफी, अगर हम इंडिया में बात करें तो जो रिलीजियस सिंबल्स हैं ये हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही मिलते हैं, उसके पहले से भी मिलते हैं, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से मिलते हैं। बाद में हम देखें तो वैदिक सिविलाइजेशन का एक डीप फिलोसॉफिकल बेसिस है, वेद है, उपनिषद है। उसके बाद का पीरियड जो पुराण का पीरियड आता है, अगर हम इंडियन फिलोसफी की बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ 6 मेजर the 9 major schools of Indian philosophy, 3 of which were heterodox and 6 were orthodox। तो ये सब जो डिफरेंशिएशंस हैं फिलोसफी की, वो सबको थोड़ा समझ जाइए। तो GS में जब आप इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो फिलोसफी थोड़ी आसान होती है। तो दो तो आपको यहीं पे हो गया, GS1 और GS4 से, तो नॉन फिलोसफी के जो कैंडिडेट्स हैं, और इसको तैयार कर लीजिए थोड़ा सा। दूसरी चीज क्या है कि फिलोसॉफिकल कुछ एसेज को स्टडी भी कीजिए, है ना। जैसे फिलोसॉफिकल राइटिंग्स होती हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स जो आते हैं, फिलोसफी बेस्ड आर्टिकल्स हैं, आपको वो द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में और पर्टिकुलरली द हिंदू में प्रायः आते हैं फिलोसफी बेस्ड आर्टिकल्स। तो जो नॉन फिलोसफी बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर में जो फिलोसफी बेस्ड आर्टिकल्स आते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और ये द हिंदू वगैरह में अक्सर आते रहते हैं। या फिर नेट पर, जैसे कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री करके एक आता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री करके आर्टिकल आता है ना, वो रेगुलर फीचर करता है स्पीकिंग ट्री, उन सबको पढ़िए, ठीक है। और इसमें GS से जोड़ के पढ़ते जाइए। ओके, नाउ सी दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड व्हिच हैव टेरराइज्ड यू व्हिच हैव टेरराइज्ड यू। जैसे सी okay, now see here, you cannot step in the same river, you cannot step twice in the same river, asked in the year 2022। और इसमें कहीं कोई मेंशन नहीं है कि ये किसका कोट है। तो एक नॉन फिलोसफी बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए ये हो सकता है डिफिकल्ट, लेकिन आप इसका आइडिया समझने का प्रयास कीजिए। एक नदी में 2 बार नहीं जा सकते, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, क्यों नहीं जा सकते, क्या कोई रोक रहा है? अरे नदी ही बदल जाएगी। सो द बेसिक थिंग इज there is continuous change in the world, the basic topic is there is continuous change in the world। टॉपिक को सिंप्लीफाई कर लीजिए, there is continuous change in the world, और the world is continuously changing, और change is the only reality, that is the ऐसे टॉपिक। इस तरीके से उसको डेसिफर करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज है there is no path to happiness, happiness is the path 2024। okay, there is no path to happiness, happiness is the path। now this is focused upon the two important words happiness and path। खुशी क्या है और रास्ता क्या है, happiness and path। so जब हम एथिक्स की पढ़ाई करते हैं, इसे क्या घबराने की जरूरत है, हम एथिक्स की पढ़ाई करते हैं, हैप्पीनेस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। हैप्पीनेस को हम, आप देखिए ग्रीक टाइम से लेकर एंशिएंट इंडियन फिलोसफी में भी सुखवाद का दर्शन है। चारवाक का दर्शन क्या है, सुखवाद का दर्शन है। पर हैप्पीनेस इज नॉट ओनली प्लेजर, हैप्पीनेस इज मच बियॉन्ड प्लेजर। ग्रीक फिलोसफी में यूडेमोनिया का कंसेप्ट है ना, यूडेमोनिया का। तो कहने का मतलब है कि बी वेरी क्लियर विद दिस फिलोसॉफिकल टर्म्स, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं सजेशन मेरा ये होगा फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, either those have philosophy background or non philosophy background, so be good with philosophical terms।
जो रेगुलर यूज्ड फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं, फिलोसॉफिकल एथिकल टर्म्स हैं, उनके यूसेज में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए फिलोसॉफिकल एथिकल टर्म्स की। जैसे हमने बात की हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस हैप्पीनेस क्या है, उसकी फिलॉसफी में क्या रूट है। जैसे मैंने यूडेमोनिया के बारे में बताया, चारवाक दर्शन वो हेडोनिस्टिक फिलॉसफी है। तो हेडोनिज्म क्या कहता है, सेंसुअल प्लेजर की बात करता है, क्या वो हैप्पीनेस है। इस तरीके से जोड़ के पढ़िए। उधर आप चले जाइए गौतम बुद्ध पर। गौतम बुद्ध ने क्या कहा, पहला आर्य सत्य है कि दुख, जीवन दुख है, हर चीज में दुख ही दुख है, सुख में भी दुख है। क्यों? क्योंकि सुख के चले जाने का दुख है। नाउ दैट इज कंप्लीटली रेडिकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को लेकर वो एक कंप्लीटली रेडिकल पर्सपेक्टिव है, अलग पर्सपेक्टिव है कि सुख में दुख कैसे है भाई, सुख में तो आनंद है। उन्होंने कहा नहीं, सुख के छूट जाने का दुख है। तो अल्टीमेटली तो दुख ही है ना। सो नाउ सी दैट दिस थिंग, द अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर, philosophical and ethical terms other than all this exercise. Okay, now coming to now see, is there anything else? Yes, 2018, this topic, the past is a permanent dimension of human consciousness and values. The past is a permanent dimension. The past is a permanent dimension of human consciousness and value. Now see, this is linking human consciousness, which is a philosophical concept, which is a deep philosophical concept, human consciousness and values. तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज का कई डायमेंशन हो सकता है ना, प्रेजेंट डायमेंशन, फ्यूचर डायमेंशन, पास्ट डायमेंशन। इट इज फोकसिंग अपॉन पास्ट डायमेंशन, और ये फोकस करके क्या कह रहा है, सॉरी, परमानेंट एंड इम्परमानेंट डायमेंशन. So it is focusing on permanent dimension and saying that past is a permanent dimension. Obviously past is ingrained in us. कहना क्या चाह रहा है कि our past is aged. कहने का ये मतलब है कि हमारा जो अतीत है वो हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में, हमारे वैल्यूज में एज्ड है, उसका एक परमानेंट डायमेंशन है. यानी कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अस्थायी तौर पर हमारे अतीत से प्रभावित होती हैं. उसको तो टॉपिक को डेसिफर कीजिए. इन फिलोसॉफिकल ऐसे यू हैव एन एडिशनल टास्क ऑफ डेसिफरिंग द टॉपिक, है ना. तो टॉपिक के डेसिफरिंग में, टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग में आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टास्क है. तो उसका जो मेन मीनिंग है, जो उसका सबसे क्लियर इमीडिएट प्रॉक्सिमेट मीनिंग है, उसको लेकर आपको चलना है. अब जैसे यहाँ कह दिया विजडम फाइंड्स ट्रूथ. नाउ विजडम फाइंड्स ट्रूथ, अब इसमें विजडम अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल टर्म है. ट्रूथ, नाउ दिस द इंटायर क्वेस्ट ऑफ फिलोसफी इज टू फाइंड द ट्रूथ. सो विजडम फाइंड्स ट्रूथ. प्रज्ञा से सत्य की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा से सत्य की प्राप्ति होती है. और पूरा आप देखिए कि जो भारतीय दर्शन है वो इसी चीज पर आधारित है ना. भारतीय दर्शन में कई ऐसी जो धाराएं हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं, उनका कहना है कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यदि आप मोक्ष को अंतिम सत्य मानते हो तो. यहाँ पर आपको उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्टडी की भी आवश्यकता होगी, तभी तो आप एग्जाम्पल दे पाएंगे, है ना. और इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल वगैरह से भी जोड़िए, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, है ना. फिलोसॉफिकल एसेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए, कहानी बनाकर नहीं. सीता बबीता ये सब कहानी नहीं बनाना है, राम श्याम की कहानियां. इसमें आपको सीधा रियल लाइफ एग्जाम्पल दे. अच्छा, now see, in 2020 it is the values are not what humanity is but what humanity ought to be. मतलब values का यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि वैल्यू का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि यह आज जो मानवता है, वैल्यू क्या है, जो मानवता होनी चाहिए. तो यहाँ पर आपको जो टर्म्स हैं उसकी मीनिंग और ओवरऑल ऐसे के टॉपिक की मीनिंग. अच्छा, now in 2021 mindful manifesto is the catalyst of a tranquil self. mindful manifesto का क्या मतलब होता है? manifesto का मतलब होता है what is the meaning of manifesto? manifesto का अर्थ होता है the objective set for life, the goals set for life, goals set for anything, agenda, है ना. तो mindful manifesto means well thought out goals for life, that is the catalyst to a tranquil self. अगर आपके पास बहुत सोचा समझा, मतलब कि एक योजना नहीं है, है ना, जीवन को लेके, स्वयं को लेके, अपने भविष्य को लेके,
तो वो कभी भी ट्रैंक्विल सेल्फ की ओर लीड नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट ऑफ ए ट्रैंक्विल सेल्फ। नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ? सेल्फ का मतलब आत्मा के रूप में भी हम समझ सकते हैं, सेल्फ का मतलब हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के भी रूप में समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैंक्विल सेल्फ की बात की जा रही है। इसका मतलब ये स्पिरिचुअल सेल्फ की बात कर रहा है ना, मन के मस्तिष्क के शांति की बात कर रहा है। ट्रैंक्विल सेल्फ मतलब सेल्फ विच हैज अचीव्ड पीस। तो उसके लिए एक माइंडफुल मैनिफेस्टो जरूरी है। माइंडफुल मैनिफेस्टो का मतलब बी वेरी कॉग्निजेंट, बी वेरी रैशनल विथ रिस्पेक्ट टू योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो इस तरीके से उसको समझना है। 2022 में आपसे देखिए तकनीक से जोड़ के पूछ दिया गया फिलॉसफी को। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, नाउ दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज ए फिलोसॉफिकल परस्यूट, है ना। स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी क्या है? स्वयं की खोज है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। कितना बढ़िया ये ऐसे टॉपिक है। आई थिंक दिस इज one of the finest topic in the past 8-10 years in the UPSC. One of the finest topic. The process of self discovery has been technologically outsourced, and how well it interlinks to different distinct areas, जैसे तकनीक को और दर्शन को। तो इतना अलग क्षेत्र, कहाँ दर्शन एकदम एब्स्ट्रैक्ट और कहाँ तकनीक इतना अप्लाइड, इतना मैनिफेस्ट, दोनों को जोड़ता है। तो यही तो खूबसूरती है यूपीएससी की। दूसरी चीज है कि ऐसे राइटिंग का ये इंपॉर्टेंस भी है। अच्छा, अब देखिए, तो प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी क्या है? पहले सेल्फ डिस्कवरी को समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं कोई फिजिकल एलिमेंट हूं? मैं कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट हूं? मैं हूं कौन? मेरी पहचान क्या है? सेल्फ डिस्कवरी में यही बात आती है। अब ये जो प्रोसेस है इसको हमने कहाँ छोड़ दिया है? टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स कर दिया है। तो जो प्रक्रिया पहले स्वयं के द्वारा प्रेरित होती थी और हमारे प्राकृतिक परिवेश से जुड़कर होती थी। सेल्फ डिस्कवरी का पहले प्रोसेस क्या था? डिसिप्लिन, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जैसे कि योग दर्शन की आप बात कीजिए, योग दर्शन क्या कहता है? अष्टांग योग की बात करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो एक इंडिविजुअल परस्यूट है सेल्फ डिस्कवरी की बात। आपको बौद्ध दर्शन में क्या बात कही गई है? सेल्फ डिस्कवरी। दुख दूर हो जाते हैं तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार अपना कर लेता है। दुख का निवारण कैसे करें? दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। क्या करते थे उसके लिए? मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करते थे, ध्यान करते थे, अपने आचरण में करुणा लाते थे, कंपैशन लाते थे। वेदांत की बात करें, उपनिषद की, सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस क्या है? ज्ञान मार्ग है। उपनिषद ज्ञान मार्ग है। शंकराचार्य का वेदांत देखें, अगर आप शंकर वेदांत की बात करें तो ज्ञान मार्ग ही है। सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, उपनिषदों का अध्ययन। ठीक है, तो अब ये सब चीजें पहले क्या थी? व्यक्तिगत थी, अब वो हो गई हैं टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। अब मेडिटेशन करना है तो वीडियो लगाकर मेडिटेशन हो रहा है। ठीक है, किताबें पढ़नी है तो हम किसी के द्वारा बुक रिव्यू को पढ़ ले रहे हैं, किताब नहीं पढ़े, किताब को सुन रहे हैं, किसी ऐप पे सुन रहे हैं, किसी हम डिजिटल टूल पे सुन रहे हैं। दूसरी चीज कि सेल्फ डिस्कवरी के लिए मान लीजिए पहले पिलग्रिमेज पे लोग जाते थे, पिलग्रिमेज पे। आज के समय में क्या है? वर्चुअल टूर हो गया है। वर्चुअल दर्शन कर लिया। किसी मंदिर का दर्शन करना है, सो दैट हैज आल्सो बिकम टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। मंदिर का दर्शन कराए, वर्चुअली कर लिया। So now this process of self discovery has become technologically outsourced, means we have handed it over to the technology. तकनीक पर हमने छोड़ दिया है। तो ये सब बड़े कॉम्प्लेक्स एसेज हैं जिसमें कि आपको लिखने की आसानी तभी विकसित होगी जब आप इन टर्म्स को समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्सिंग। अच्छा, उसका देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या कहेंगे? ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल टॉपिक है, क्या है? इट इज ऑल ऑफ देम एंड इट रिलेट्स टू एवरीथिंग पॉसिबल। अगेन वन ऑफ द मच फैंटास्टिक टॉपिक आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द प्रीवियस ईयर्स। पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पोएट किसका हिस्सा होते हैं? आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा होते हैं, कला संस्कृति का। अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर्स? कानून बनाते हैं ना। लेजिस्लेटर किसे कहते हैं? जो कानून बनाता है।
कानून बनाता है, और दूसरी चीज जो कि एग्जीक्यूटिव पर चेक रखता है, इसी को हम लेजिस्लेटर बोलते हैं। एमपी एमएलए का क्या काम है? कानून बनाना और कार्यपालिका के ऊपर निगरानी रखना। दूसरी चीज जन भावनाओं को व्यक्त करना। तो इस तरीके से लेजिस्लेटर के आइडिया को ब्रेक डाउन कीजिए ना, उसके लिए क्या कठिनाई है? उसके लिए तो कोई कठिनाई नहीं है। तो लेजिस्लेटर का टास्क क्या है वो बताइए, और कैसे पोएट उन टास्क को परफॉर्म करता है। क्या पोएट सरकार के खिलाफ वो विद्रोह की बातें नहीं लिखता? क्या कवि नहीं लिखते? जेल भी हो जाता है लिखने के लिए, गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या वो नए विचारों को प्रकट नहीं करते? नए प्रकार के संशोधनों का वो सुझाव नहीं देते अपनी कविताओं में? देते हैं ना। लोगों की भावनाओं को नहीं उठाते। जिस बात को कोई नहीं उठाता उसको कवि सबसे संतुलित और सबसे आप कह सकते हैं कि मार्मिक तरीके से उठाने की क्षमता यदि किसी में है तो वो कवि में है। इसीलिए पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड। और क्या उनके इस काम को कोई एक्नॉलेज मिलता है? क्या उनकी एक पहचान इस रूप में है? नहीं है ना। सो दे आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व। केवल आपको भारतीय कवियों की बात नहीं करनी है, पूरे दुनिया भर के कवि की बात करनी है। नाउ द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड। नाउ व्हाट विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड? अब ये क्या बात कर रहा है? एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, किस एम्पायर की बात कर रहा है? किंगडम की बात कर रहा है? 2024 का क्वेश्चन, किस एम्पायर की बात कर रहा है ये? हाँ, ये सोसाइटल जो पूरे एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर। एम्पायर हम किसे कहते हैं? बिग इंटरप्राइज को एम्पायर कहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरप्राइज हो, चाहे वो कॉमर्शियल इंटरप्राइज हो। अब हम कैसे कहते हैं? द टाटा एम्पायर, फॉर एग्जांपल द टाटा एम्पायर इतना बड़ा बेहेमोथ है। तो कहने का मतलब एम्पायर ऑफ फ्यूचर मींस द बेहेमोथ्स ऑफ द फ्यूचर, द बिग थिंग्स ऑफ द फ्यूचर। एम्पायर ऑफ द फ्यूचर कहने का क्या मतलब है? उसको डेसिफर कीजिए ना, कहना क्या चाह रहा है, मूल भावना उसकी क्या है। एम्पायर ऑफ द फ्यूचर मींस द बिग थिंग्स ऑफ द फ्यूचर, है ना। द लार्जेस्ट थिंग्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो एम्पायर्स ऑफ द माइंड का क्या मतलब है? एम्पायर ऑफ द माइंड का मतलब है द बिग आइडियाज माइंड क्रिएट, द बिग सिस्टम्स माइंड क्रिएट, द बिग breakthrough mind creates. The empire of the future will be the empires of the minds. So big ideas produced by mind that will create the big things in the future. The big the big breakthroughs of the mind which will be done by innovative minds. So that will build the empire of the future. तो इसको डेसिफर करने का प्रयास कीजिए. So philosophical essays, they become difficult as you have an additional task of deciphering it. That's why I would say that practice at least 50 philosophical topics from the point of view of deciphering it. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 philosophical essay लिख लो, मैं कह रहा हूँ केवल उनका मीनिंग डेसिफर करो, डिस्कस कीजिए। आप दोस्तों से डिस्कस कीजिए, टीचर्स से डिस्कस कीजिए, आप जो भी आजकल प्रचलन में टूल्स हैं उसका सहायता लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लीजिए, है ना। तो कम से कम 50 ऐसे फिलोसॉफिकल जो टॉपिक्स हैं उसको डेसिफर करने, समझने का प्रयास कीजिए कि वो वास्तविक रूप से कह क्या रहा है। तो ये हमारी फिलोसॉफिकल एसेज के रिस्पेक्ट में बात हुई। और यही बात ध्यान रखना है कि जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से जितना मल्टीपल डायमेंशन हो सकता है उतना मल्टीपल डायमेंशन इंट्रोड्यूस कीजिए अपने ऐसे में। जैसे हमने बात की एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड, तो इसमें केवल फिलोसॉफिकल माइंड के एस्पेक्ट की बात नहीं करनी है, जनरल कंटेक्स्ट में आपको जाकर बात करनी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलग तरीके के जो एक कोर्ट बेस्ड एसेज यूपीएससी में प्रचलन है, जिसे हम, जो कि सभी क्षेत्रों का मिला जुला, और खासकर इसमें आपको एथिकल वैल्यू बेस्ड एसेज ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोटेशंस क्या होते हैं, कोटेशंस ज्यादा इवोकेटिव होते हैं। कोटेशंस आर मोस्टली इवोकेटिव, वो इवोक करते हैं। कोट्स क्या है? कोट्स का मतलब उद्धरण, कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य जो कि व्यक्ति को उत्प्रेरित करता हो, प्रेरित करता हो, उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करता हो। तो ऐसे कोट बेस्ड एसेज पूछे गए हैं, क्योंकि लीडरशिप सिविल सर्विस का मेन वन ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यू है ना। तो लीडरशिप की वैल्यू को टेस्ट करने के लिए कोट बेस्ड ऐसे पूछे जाते हैं कि आप वैसे लीडरशिप स्टेटमेंट को कितना समझ पाते हैं। व्हाट इज कोटेशन? कोटेशन इज मेड बाय ग्रेट थिंकर्स एंड मोरल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, उनके द्वारा। तो ये इवोक करते हैं, लीडरशिप की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कोट बेस्ड एसेज दे आर
अबाउट ऑप्टिमिज्म, तो वो आपकी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक को भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यदि कोट बेस्ड एसे की बात की जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लिंक इट विद द प्रिपरेशन ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज। फिलोसॉफिकल एसे की प्रिपरेशन के साथ उसको आप लिंक कीजिए। और एक चीज को ध्यान रखना है कि ये बहुत इंटरसेक्टिंग एरियाज है। अच्छा, तो पहली चीज मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, जो मैंने फिलोसॉफिकल एसेज के भी कंटेक्स्ट में कही कि जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, तो सभी थिंकर्स के कम से कम जो मेन 5-10 कोट्स हैं उसको तो कम से कम आप देख ही लीजिए, जो मेन 5 से 10 कोट्स हैं थिंकर्स के। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी आपको रेगुलरली कोट्स आते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जो कि एसेंशियल है यूपीएससी की तैयारी के लिए, ऐसे हो जनरल स्टडीज हो सभी के लिए, तो न्यूज़पेपर्स में भी जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको एडिटोरियल पेज के ऊपर डेली एक कोट आता है ना, उसको देखते रहिए। अब जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स पढ़ते समय भी आपको कोट्स मिल जाते हैं, कई बार आपको रास्ते चलते कोट्स मिल जाते हैं, है ना। तो जहां भी कोई अच्छा कोट दिखे, इंपॉर्टेंट कोट दिखे, उसके ऊपर विचार कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, दीज थिंग्स। अच्छा, तो कोटेशन का ये आपका सोर्स हो गया, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसकी समझ विकसित करते रहिए। कोई यूट्यूब आपने वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे तो आजकल पूरा कोट्स का चलन है, एक से एक शायरियां चल रही हैं, एक से एक कोट्स चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि जो सस्ते शायर हैं आप उनके कोटेशंस को लेकर सोचने विचारने लगिए, लेकिन जो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, प्रोमिनेंट थिंकर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, फील्ड्स ऑफ सिनेमा, फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, उन सब के कोट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा, अब ये तो हो गया सोर्स की बात कि कहाँ से कोट्स उठाना है। दूसरी चीज है कि उसका अप्रोच क्या रखना है। उसका अप्रोच अगेन देखिए, अच्छा इसका नेचर क्या होता है। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस कोट बेस्ड एसेज। नेचर कैसा होता है, ज्यादातर एथिकल कोट्स होंगे, सही बात है, कोई भी तो थिंकर नहीं कहेगा आपको अनएथिकल होने के लिए। एथिकल कोट्स होंगे, वैल्यू बेस्ड कोट्स होंगे, है ना, वैल्यू बेस्ड कोट्स होंगे, वैल्यू बेस्ड कोट्स होंगे। तो उसका नेचर क्या होता है, एथिकल होता है, फिलोसॉफिकल होता है। ओके फाइन, नाउ हाउ टू अप्रोच देम, हाउ टू अप्रोच देम। अब कोट्स को एक्सप्लेन करते समय या ऐसे को लिखते समय आपको बहुत ज्यादा कोई यूनिलैटरल पर्सपेक्टिव नहीं अपना लेना है। जैसे कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कोर्स को वो ज्यादातर एथिकल पर्सपेक्टिव में ही डील करने लगते हैं। ऐसे का वो डिमांड ही नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, वन ऑफ द मेजर डिमांड ऑफ द यूपीएससी इज मल्टी डायमेंशनैलिटी। मल्टी डायमेंशनैलिटी लाइए, तो अगर भले कोर्स एथिकल होते हैं बाय नेचर, लेकिन आपको जो उनको ट्रीट करना है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ ट्रीट करना है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको ट्रीट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एट इज सीम्स रैदर टू मेक अ मैन मोर क्लेवर डेविल। 2015 का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एजुकेशन, बिना वैल्यू के एजुकेशन क्या है, भले ही ये देखने में यूजफुल लग सकता है, सीम्स रैदर टू मेक अ मैन मोर क्लेवर डेविल, तो आदमी को क्या बना देता है, ज्यादा अधिक होशियार या चालाक शैतान बना देता है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड है, केवल वैल्यू के, हाँ केवल एथिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाना है, अलग अलग डायमेंशंस में जाके इसको फिर आपको थिंक करना है। अच्छा, कैसे कर सकते हैं। अब एजुकेशन विदाउट वैल्यूज मेक्स अ मैन मोर क्लेवर डेविल। अब चलिए थोड़ी इसकी एक ब्रीफ चर्चा 2 मिनट कर लेते हैं कि एजुकेशन विदाउट वैल्यूज, एक तरफ है एजुकेशन विदाउट वैल्यूज और दूसरी तरफ है मेक्स अ मैन मोर क्लेवर डेविल, ज्यादा क्लेवर डेविल बना देता है आदमी को। ठीक है, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, यानी मूल्य विहीन शिक्षा। मूल्य विहीन शिक्षा में व्यक्ति के पास जानकारी तो होगी, पर उस जानकारी को का सही और उचित उपयोग करना है, कैसे करना है, उसका न्यायपूर्ण उपयोग कैसे करना है, ये पता नहीं होगा। तो मनुष्य के पास जब जानकारी होगी और उसमें मूल्य नहीं होंगे तो उसके दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी ना। जब दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो वो क्या बनेगा, बढ़ते बढ़ते शैतान बन जाएगा, क्लेवर एविल बन जाएगा। और कैसा एविल बनेगा, वो चालाक भी है, उसके पास जानकारी है, वो रिसोर्सफुल है नॉलेज के बेसिस पे, है ना। तो आपको इस तरीके से उसको जोड़ते हुए चलना पड़ेगा। अब एजुकेशन विदाउट वैल्यूज मेक्स मैन अ मोर क्लेवर डेविल, तो आप इसको अलग अलग डायमेंशन में बताइए ले जाकर, है ना,
कि क्लेवर डेविल इन पॉलिटिक्स, क्लेवर डेविल इन सोसाइटी, क्लेवर डेविल इन इकोनॉमी, है ना, इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू, अब केवल इसको एथिकल पर्सपेक्टिव में नहीं ले जाना है, पॉलिटिक्स में ले जाइए, सोसाइटी में ले जाइए, इन्वायरमेंट में ले जाइए, कि जिस आदमी को पता है कि इन्वायरमेंटल लूपहोल्स का कैसे फायदा उठाना है, तो वो तो बहुत लार्ज पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन और ये सभी चीजों को करेगा और प्रकृति का दुरुपयोग करेगा, है ना, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जैसे कोर्ट बेस्ड, जैसे कि हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स इन 2018 इट इज आस्क्ड, reality does not conform to the ideal but confirms it, reality does not conform to the ideal but confirms it। अब आइडियल क्या है, आदर्श, आदर्श जो कि वैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जिसको कि हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अब कह रहा है कि रियलिटी जो है, वास्तविकता, इट डज नॉट कन्फर्म टू द आइडियल, कन्फर्म का मतलब होता है मैच करना, किसी चीज को मीट करना, बट कन्फर्म्स इट, है ना, मतलब उसको पुष्ट करती है, उसको एफर्म करती है। वास्तविकता, it does not conform to the ideal, means it does not matches the ideal actually, but it confirms it, means it affirms it, it affirms it। जैसे अगर हम ऑनेस्टी के आइडियल की बात करें, तो क्या वास्तविकता में, रियलिटी में हर कोई ऑनेस्ट है? क्या हर व्यक्ति ईमानदार है? क्या हर व्यक्ति कॉन्फर्म कर रहा है CONFORM टू द आइडियल ऑफ ऑनेस्टी? क्या सरकारें पूरी तरीके से ईमानदार है? नहीं है, बट रियलिटी इट कंफर्म्स द आइडियल ऑफ ऑनेस्टी। अगर एक भी आदमी रियलिटी में ऑनेस्ट है ना, हम जानते हैं कि भारत में ऐसे और पूरी दुनिया में कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने ईमानदारी से सार्वजनिक जीवन को जिया है, तो वो कंफर्म करते हैं उस आइडियल को, ऑनेस्टी को ना, कि हाँ इस आइडियल को जिया जा सकता है, इसके अनुसार जीवन जिया जा सकता है। तो ये पहले अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है और फिर इसको अलग अलग डायमेंशन में ले जाइए, है ना। रियलिटी, तो रियलिटी कहाँ की रियलिटी, डिफरेंट डायमेंशंस की रियलिटी, ओके। आइडियल्स, किस तरीके के आइडियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल्स इन डिफरेंट डोमेन्स, आइडियल्स इन डिफरेंट डोमेन्स। तो उस तरीके से कोर्ट बेस्ड एसे को डील करना है। अच्छा, नाउ कमिंग अबाउट द एसे राइटिंग प्रैक्टिस, किस तरीके से प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करें, है ना, फ्रेशर है अगर, रिपीटर कैंडिडेट हैं, तो किस तरीके से करें। जैसे मान लीजिए, मैं ये बात तो सभी को कहना चाहूंगा, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपने पहले अटेम्प्ट दे दिया है, कि ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड नॉट बी स्किप्ड, यू मस्ट राइट एसेस। अगर मान लीजिए कि आप अगर आपका पहला अटेम्प्ट है एग्जाम में, यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट, सो फर्स्ट ट्राई टू गेट थ्रू द इंटायर सिलेबस, पहले पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, है ना। सिलेबस पढ़ के एक दो रिवीजन कर लीजिए, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स 3-4 मंथ तक पढ़िए पहले, उसके बाद ऐसे अटेम्प्ट कीजिए। सो फर्स्ट डू दिस थिंग, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एटलीस्ट हैव सम 4-5 मंथ्स ऑफ स्टडी बिफोर यू अटेम्प्ट एन ऐसे, क्योंकि उसके पहले आप ऐसे लिखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आइडियाज नहीं होंगे, फिर आप किसी का फीडबैक लेंगे। ठीक है, आप लिखिए, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव सम रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ योर essay writing capabilities, so first 4 to 5 months study according to the syllabus, then attempt it। अच्छा, उसके बाद अटेम्प्ट कैसे करें, तो मान लीजिए कि आई वुड सजेस्ट यू इन 15 days, मीन्स 2 वीक में आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, एक बार ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। 4-5 महीने के बाद 15 दिन में एक बार प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, उसके बाद उसके कम से कम 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद प्रयास कीजिए कि वीक में आप एक ऐसे लिखें। सो 1 ऐसे एवरी वीक, ट्राई टू प्रैक्टिस 1 ऐसे एवरी वीक, मॉक टेस्ट से या कहीं से उठा के। सो इट मीन्स दैट फॉर फ्रेशर कैंडिडेट आई एम सेइंग, क्या आपने जब से तैयारी शुरू की है उसके लगभग 7-8 महीने के बाद आप वीकली एक ऐसे लिखना शुरू कीजिए। तैयारी शुरू करने के 4-5 महीने बाद आप 15 दिन तक एक एक ऐसे, मतलब आफ्टर एवरी 15 डेज एक ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। 2 महीने तक वैसा कीजिए, फिर 7-8 मंथ से आप हर वीक एक ऐसे लिखिए। ठीक है, ऐसे टॉपिक कहाँ से लाएंगे, मैंने पहले बता दिया है, PYQ से उठा लीजिए, न्यूज़पेपर में है, मैगजीन्स में है, आर्टिकल्स में है, इंटरनेट पर है। अच्छा, जो प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुके हैं, है ना, जो प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुके हैं,
उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि एटलीस्ट 10 डेज में तो एक ऐसे आप जरूर लिखिए। 10 दिन में एक ऐसे आपको लिखना चाहिए, नियमित रूप से लिखना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने पास्ट में भी प्रैक्टिस की होगी, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं, इसीलिए 10 डेज के इंटरवल पे आप लिखिए। इन्हें मैं 7 डेज पे इसलिए लिखने कह रहा हूं, इन्हें सीखने की ज्यादा जरूरत है, ये फ्रेशर हैं। और जब एग्जाम, जैसे मान लीजिए मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक उचित स्ट्रेटजी है कि आप प्रीलिम्स से पहले मेंस की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि जो प्रीलिम्स के बाद का समय होता है, तो शुरुआत के 1-2 महीने तो हर 10 दिन पे एक ऐसे लिखिए। और जब आप मेंस की तैयारी के अंत में है ना, या मेंस की परीक्षा पास आने वाली है, ओके, 2 फेज होते हैं, एक तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच, एक प्रीलिम्स इस साल के, है ना, प्रीलिम्स और दूसरे साल के प्रीलिम्स के बीच का जो फेज होता है, तो उसमें भी व्यक्ति मेंस का प्रिपरेशन पहले करता है। मेंस के प्रिपरेशन में आप शुरुआती जो दौर होगा उसमें हर 10 दिन पे एक ऐसे लिखिए। उसके बाद उसी में 2-3 महीने के बाद हर 7 दिन पे एक ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। सो 1 ऐसे एवरी वीक ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर दी रिपीटर कैंडिडेट्स ऑल्सो। अच्छा, ऐसे प्रैक्टिस कैसे करनी है? टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करनी है ना, जो टाइम लिमिट एग्जाम में है। स्टार्टिंग में अगर आप चाहें तो केवल एक टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में फिर उसको बढ़ाकर फुल पेपर प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में एक टॉपिक 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, बाद में फुल टॉपिक कीजिए। उसके बाद वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ऐसे की प्रैक्टिस में मेन चीज होता है टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट। टाइम मैनेजमेंट कैंडिडेट्स के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, मैंने पहले आपको बताया है वीडियो में कि कैसे उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। दूसरी चीज क्या है, वर्ड लिमिट को कैसे मैनेज करना है, वो भी मैंने पहले के उस वीडियो में आपको विस्तार से समझाया है। अगर आप वो कैलकुलेशन लेके चलेंगे, उस कैलकुलेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो वर्ड लिमिट आप आसानी से मेंटेन कर सकेंगे। अच्छा, मार्जिन्स वाले पेजेज में ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे जो प्रैक्टिस करना है वो यूपीएससी का जो मॉडल आपको आंसर शीट आती है मार्केट में, जिसमें कि मार्जिन्स बने होते हैं, उस मार्जिन वाले पेज में आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा, ओके, प्रेजेंटेशन पर, हैंड राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस के दौरान आपका प्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें एब्रप्टनेस नहीं होनी चाहिए। हैंड राइटिंग कैसा हो, कैंडिडेट कई बार पूछते हैं। हैंड राइटिंग ऐसा हो कि कम से कम वो आसानी से किसी भी व्यक्ति के लिए लेजिबल हो जाए, मतलब पढ़ने में कठिनाई ना हो। हैंड राइटिंग जितनी अच्छी हो उतना बढ़िया है, लेकिन बहुत अच्छी हैंड राइटिंग और अगर कंटेंट सबड्यूड है तो कोई मतलब नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि हैंड राइटिंग बहुत एक्सीलेंट हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। ऐसे में प्रैक्टिस कीजिए साफ साफ लिखने की, दूर दूर लिखने की, गैप दे दे के लिखिए, ताकि किसी को भी पढ़ने में कठिनाई ना आए। और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस साथ ही साथ उसको इवैल्यूएशन भी करवाइए, एक्सपर्ट से, फैकल्टी से, दोस्तों से, है ना। उसमें आप एआई का इस्तेमाल कीजिए, आप जिस तरीके से उसको करना चाहते हैं। तो ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत क्रूशियल है। इट विल लीड टू हाई मार्क्स इन द एग्जाम। ऐसे ही सच अ पेपर जिसमें कि बहुत हाई स्कोर पॉसिबल है, ठीक है। और ये आपके पूरे एग्जाम में परफॉर्मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो सकता है। टेक दिस पेपर वेरी सीरियसली। कुछ बहुत ज्यादा अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया? ऐसा नहीं। जो हमारे रिलाइड सोर्सेस हैं, जिन पर हम रिलाई करते हैं, उन्हीं सोर्सेस को पढ़िए। जनरल स्टडीज को अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स को, न्यूज़पेपर को, और एक ऐसे का बेस तैयार कीजिए। सो दिस वाज अबाउट एन इलैबोरेट डिस्कशन ऑन ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंसाइट ली, आगे क्या क्या पूछा जा सकता है इसकी बात की। सो थैंक यू सो मच फॉर joining this session, joining this video on essay writing. I hope that it would be of help to you. और आप अपने जो सुझाव हैं, प्रतिक्रिया हैं, इसको जरूर कमेंट में जाकर बताएं। आप सभी का इस कक्षा से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।